यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और लास्ट डे पे आपसे रिवाइज नहीं हो पाते। तो क्यों ना मैं उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करा लूं जिससे कि लास्ट डे पे जाते जाते एटलीस्ट अगर आप ये क्वेश्चन देख के चले जाओ तो एग्जाम में आपका एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स है वो आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अपन एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आ जाइए, क्लबिंग। और क्लबिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए। मिस्टर मदन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6.5 लाख रुपीज टू हिज ब्रदर वाइफ ऑन 14 जून 2022 and 12 July 2022 his brother gifted a sum of 5.2 lakh to the Madan's wife. The gifted amount were invested in the fixed deposit in the banks by Madan and wife of Madan's brother on 1st August 2021 at the 9% interest rate. Discuss the consequences of the above under the provision of Income Tax Act 1961 in hands of the Madan and his brother. अब एक बात समझना, ये कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस गिफ्ट का। और ये क्रॉस गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जैसे एक बात समझना, यहाँ पे जैसे दे रखा है एक बंदा है जिसका नाम है मदन और उसका भाई है, दैट इज उसका भाई अपन बोल देते हैं ब्रो। अब एक बात समझना, मदन की वाइफ है उसको अपन बोलेंगे मिसेज मदन करके, ठीक है। और मदन के ब्रो की वाइफ को बोल देते हैं मिसेज ब्रो करके, ठीक है। अब मदन ने क्या किया, अपनी भाभी को गिफ्ट किया और ब्रो ने क्या किया, अपनी भाभी को अमाउंट गिफ्ट किया। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली अपने स्पाउस को गिफ्ट करते तो क्लबिंग हो जाता, लेकिन इसमें तो क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन यहां पे ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है और इनडायरेक्ट ट्रांसफर के केस में एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस गिफ्ट वाला। और क्रॉस गिफ्ट में क्या होता है कि भैया जितना भी इनकम होगा ना इन दोनों को, वो इनकम इनके हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा। लेकिन एक चीज समझना, इसमें क्लबिंग कितना होता है पता है, जितना मैचिंग अमाउंट पे इनकम है। मैचिंग अमाउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इस एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है, देखिए। मदन ने कितना गिफ्ट किया है, 6.5 लाख गिफ्ट किया है और उसके भाई ने 5.2 लाख गिफ्ट किया है। तो इसने 6.5 लाख गिफ्ट किया है और इसने 5.2 लाख गिफ्ट किया है। अब एक बात समझना, यहां पे 6,50,000 पे जितना भी इनकम होगा वो पूरा इनकम क्लब नहीं होगा उसके ब्रदर के हस्बैंड के ब्रदर के हाथ में। यहां पे एक चीज समझना, यहां पे क्लबिंग होती है ना जो मैचिंग अमाउंट है, आपको हमेशा मैचिंग अमाउंट देखना है। इसमें मैचिंग अमाउंट कितना है, 5.2 लाख इज अ मैचिंग अमाउंट। तो एक बात समझ लीजिए, यहां पे मिसेज मदन को 5,20,000 पे जितना भी इनकम होगा वो मदन के हाथ में टैक्सेबल होगा। और यहां पे 6,50,000 पे जितना इनकम होगा, आउट ऑफ दैट इनकम जितना प्रोपोर्शनेट टू द 5,20,000 जितना इनकम होगा वो उसके ब्रदर के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जब भी क्रॉस गिफ्ट होता है ना, तो क्रॉस गिफ्ट में आपको क्या करने का, दोनों में से जो मैचिंग अमाउंट का मतलब होता है लोअर अमाउंट। तो जो भी लोअर अमाउंट होगा ना, उस पे दोनों को जो इनकम होगी, लोअर अमाउंट पे इसको जो इनकम होगी और लोअर अमाउंट पे इसको जो इनकम होगी, वो उनके रेस्पेक्टिव हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। और एक बात बताइए, यहां पे जो मान लो बाकी वाला जो इनकम रहेगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, जो मिसेज ब्रो है वो मिसेज ब्रो के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप ये आंसर देखोगे फटाफट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझता, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर रोज आउट ऑफ हिज ओन फंड हैड टेकन अ एफडीआर ऑफ रुपीज 10 लाख बियरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इन द नेम ऑफ हिज वाइफ लिली। अब एक बात समझना है, यहां पे रोज ने क्या किया, उसके फंड से उसकी वाइफ के नाम पे एफडी कराई। तो वाइफ के नाम पे एफडी करवाई 10 लाख रुपीज की, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट आएगा। और ये 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट है वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, रोज के हाथ में क्लब हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 4 ये बोलता है कि अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो तो उससे जो भी इनकम होती है वो इस इनकम जो है वो मिलेगी तो आपके स्पाउस को, बट वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। The interest earned during the financial year is 1 lakh rupees was invested by Lily in the business of packaged spices, which resulted a net profit of 55,000 for the year ended 31st March 2023. How shall the interest on FDR and income from businesses taxed in for the assessment year 23-24? अब एक बात समझना, यहां पे रोज ने क्या किया, रोज ने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए गिफ्ट किया कुल मिला के। और एक और चीज समझना, जब भी गिफ्ट होता है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर होता है वहीं पे क्लबिंग होता है। तो 10 लाख पे जो 10% की रेट से इंटरेस्ट आया ना 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज तो रोज के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्लब हो जाएगा रोज के हाथ में। लेकिन एक चीज समझता है, ये 1 लाख रुपीज वापस बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ और उस पर 55,000 का इनकम हुआ, क्या ये रोज के हाथ में क्लब होगा क्या? आंसर इज ना बाबा ना, ये क्लब नहीं होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी असेट ट्रांसफर करते हो उस पर जो इनकम होगी दैट इनकम इज गोइंग टू बी क्लब, बट उस इनकम पे वापस इनकम होती है जो एक्रिएटेड इनकम बोलते हैं, वो क्लब नहीं होता है। वो आपकी इनकम जो है वो क्लब नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस में।
दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक आपका आता है दैट इज द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। अब एक बात समझना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि एबीसी लिमिटेड वाज अमलगमेटेड विद एक्स वाई जेड लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई 1/4/2022 को। इसका मतलब आपका प्रीवियस ईयर 22-23 में अमलगमेशन हो रहा है। ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 2(1)(b) दैट इज अमलगमेशन की सेटिस्फाइड करते हैं। ABC Limited has the following carry forward losses as assessed till the assessment year 22-23। तो एक बात समझना, यहां पे प्रीवियस ईयर 21-22 तक के जो तुम्हारे पुरानी कंपनी है एबीसी लिमिटेड उसके ये लॉसेस थे। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको अमलगमेशन में बताया हुआ है कि जब भी अमलगमेशन होता है ना, तो पुरानी कंपनी के जो लॉसेस होते हैं बिजनेस के लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो एज इट इज न्यू कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर लेती है और उसको बिजनेस लॉसेस के केस में फ्रेश 8 इयर्स का टाइम लिमिट मिलता है। और बेटा आपके अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में तो कोई टाइम लिमिट होता ही नहीं, तो अनलिमिटेड टाइम लिमिट है वो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है लेकिन उसमें भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस को छोड़ के, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। तो इस पर्टिकुलर केस में एक बात बताऊं, ये जो स्पेक्युलेटिव लॉसेस है पुरानी कंपनी का ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, आंसर इज यस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। अब एक बात समझना, ये अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये आपके अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही गवर्न होता है। मतलब जैसा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है वैसा ही ये होता है अनएक्सपेंडिचर, दैट इज अनएब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। तो ये भी सेट ऑफ कर सकते हैं और बिजनेस के लॉसेज है वो भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे रखा देखिए, XYZ Limited has a computed a profit of the 140 lakh for the financial year 22-23। तो न्यू कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट है वो 140 lakhs है। Before setting of the eligible losses of the ABC Limited, but after providing the depreciation at the rate 15% per annum on the 150 lakh पे उन्होंने 15% की रेट से depreciation लिया है। Being the consideration at which plant and machinery were transferred to the XYZ Limited, the written down value as per income tax record of the ABC Limited on 31st March 2022 was the 100 lakh। एक बात समझना, जब भी अमलगमेशन होता है और ब्लॉक ट्रांसफर होता है ना, तो ब्लॉक के केस में बेटा न्यू कंपनी डेप्रिसिएशन किस पे लेगी, जो पुराने वाले का WDV है। तो यहां पे पुराने वाले का WDV कितना है, 100 है, तो डेप्रिसिएशन जो मिलेगा ना आपको वो आपको 100 पे ही मिलेगा। जो डेप्रिसिएशन जो मिलने वाला है वो डेप्रिसिएशन आपको 100 पे मिलेगा, ना कि 150 पे मिलेगा। तो 150 पे ले रखा है वो गलत ले रखा है, उसको चेंज करेंगे और डेप्रिसिएशन अपन 100 पे लेंगे। The above profit of XYZ Limited include the speculative profit of the 10 lakh। speculative profit है 10 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे टैक्स लगेगा। Compute the total income of XYZ Limited for the assessment year 23-24 and indicate the losses and other allowance to be carry forward by it। तो एक बात समझना, सबसे पहले इसका प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, 140 लाख दे रखा है। तो पहले तो आप एज इट इज यहाँ पे 140 लाख ले लीजिए। अब जो डेप्रीशिएशन गलत प्रोवाइड किया है उसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि डेप्रीशिएशन के लिए आपने 150 पे डेप्रीशिएशन लिया है, लेना चाहिए था 100 पे, तो आपने 50 पे एक्सेस डेप्रीशिएशन लिया है और 50 पे एक्सेस डेप्रीशिएशन आपने कितना लिया होगा 15% की रेट से, तो आपका 7.5 आ जाएगा। तो उसको आप ऐड कर दीजिए, इतना आपने गलत डेप्रीशिएशन लिया था, 147.50 हो जाएगा। अब आप एक काम करिए कि जो भी पुरानी कंपनी के लॉसेज है वो पुरानी कंपनी के लॉसेज 120 है, वो एज इट इज सेट ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 120 अपन सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि देखो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज है ना, यहाँ पे 8 ईयर्स तक ये सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद जो तुम्हारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको कर लीजिए, और उसके बाद में आप एक काम करिए, अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च वाला है उसको आप सेट ऑफ कर लीजिए। यहां पे ध्यान रखना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेज है उसको ये सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और यहां पे नेट आपका 7.5 का इनकम है, वो इनकम बच जाएगा करके, ठीक है। और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो इनकम है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम ऑब्वियसली यहां पे टैक्सेबल होगा, कि यहां पे जो 10 लाख का स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम था ना, वो ऑलरेडी इसमें 140 में जुड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी जब 140 में जुड़ा हुआ है तो आपको और भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट ये पुराने वाले का जो 4 लाख का जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसको सॉरी स्पेक्युलेटिव लॉसेज है, इसको आपको इग्नोर करना रहेगा। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, A private limited company has a share capital in the form of equity share capital. The share were held up to till 31st March 2021 by 4 members, that is A, B, C, D equally। तो इनका क्या था, till 31st March 2021 तक 4 शेयर होल्डर है जिनके पास 25%, 25%, 25%, 25% का शेयर होल्डिंग है। The company made the losses or profit for the past 3 assessment year is as follows। तो इनके असेसमेंट ईयर 1920 असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर आपका 18-19 ले लीजिए, यहां 2021 मींस प्रीवियस ईयर आप 1920 ले लीजिए, और यहां पे प्रीवियस ईयर आपका 2021 ले लीजिए। ये 3 साल में क्या हुआ कि बिजनेस के लॉसेस यहां पे कुछ नहीं है, इस साल के कुछ नहीं है, यहां पे बिजनेस के लॉसेस है वो 9 लाख है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये आपको दे रखा है, ये आपको टोटल दे रखी है लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की।
द अबोव फिगर हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। आगे पूछा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 का मतलब हुआ आपका प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ, ए सोल्ड हिज शेयर्स टू द वाई, ए ने अपने जो शेयर्स है 25% वो वाई को सोल्ड कर दिए। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बी सोल्ड हिज शेयर्स टू द जेड। मींस यहां प्रीवियस ईयर 22-23 में बी ने अपने शेयर जेड को सेल कर दिए। द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट टू प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। टिल 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट 18 लाख है बिफोर चार्जिंग द डेप्रीशिएशन, एंड 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 45 लाख बिफोर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ऑफ 750। आपसे पूछा क्या है, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। इस साल का आप टैक्सेबल इनकम निकालिए एंड वर्किंग मस्ट बी पार्ट ऑफ योर आंसर। अब एक चीज समझना, यहां पे एक चीज समझना कि एक सेक्शन आती है, अगर आपको याद रहेगा तो सेक्शन 79 करके, और 79 सेक्शन क्या बोलती है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में, अगर कोई कंपनी है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में जिस ईयर में लॉस होता है ना, उस ईयर में, एंड जिस ईयर में आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर में, दोनों ईयर में एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। मैंने क्या बोला कि भैया जिस ईयर में लॉस होता है, लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ लॉस, जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, एंड जिस ईयर में उस लॉसेस को आप सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, तभी आप सेट ऑफ कर पाओगे, अदरवाइज आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा सेक्शन 79 बोल रहा है। वापस बोलता हूं, सेक्शन 79 क्या बोलता है कि जिस ईयर में लॉसेस होते हैं ना, उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, और जिस ईयर में आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए, तभी आप उस लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज वो लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, इग्नोर करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, यहां पे आपका लॉस कौन से ईयर में हुआ है, दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22, सॉरी प्रीवियस ईयर 2021 में हुआ है। तो 2021 में 9 लाख का लॉस हुआ, तो इस साल में जो शेयर होल्डर थे, इस ईयर का लास्ट डेट क्या रहेगा, 31 मार्च 2021। इस प्रीवियस ईयर का लास्ट डेट 31 मार्च 2021। सो 31 मार्च 2021 को जो शेयर होल्डर थे, तो जिस ईयर में आप सेट ऑफ करोगे उस ईयर में जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। अब एक बात समझते हैं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 की। तो एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या हुआ, तो 21-22 में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस प्रॉफिट है वो 18 लाख है, और आपके करंट ईयर का डेप्रीशिएशन ऑब्वियसली आप सबसे पहले सेट ऑफ करोगे, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, पहले करंट ईयर का डेप्रीशिएशन लीजिए, उसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस लीजिए, और उसके बाद में अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन लीजिए। तो अब आपके पास में 9 लाख का प्रॉफिट बच गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस साल में 9 लाख का प्रॉफिट बचा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर जो हमारे लॉसेस है ये वाले 9 लाख, क्या इसको सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि 31 मार्च 2021 को जो शेयर होल्डर है, एंड गाइस 31 मार्च 2022 को जो शेयर होल्डर है, मैं जिस ईयर में सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर के एंड में जो शेयर होल्डर है, एटलीस्ट 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। तो यहां पे देखिए एक टेबल मैंने दे रखी है, यहां पे ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को ये शेयर होल्डर 4 थे। अब एक बात समझना, इस साल में ये ए ने अपने शेयर वाई को बेच दिया, और अगले साल जाके इसने बी ने अपने शेयर जेड को बेच दिया। अब एक बात बताओ, ये लॉस कौन से ईयर में हुआ था, प्रीवियस ईयर आपका 2021 में हुआ था, और इसको सेट ऑफ ले रहे हो प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो एक बात बताओ, इन दोनों सालों में क्या आपके 51% शेयर होल्डर सेम है या नहीं, आंसर इज है ना। यहां तो 51% और मोर नहीं, यहां तो 75% शेयर होल्डर सेम है। मैं जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर में देखिए बी सी डी के पास में जो शेयर होल्डिंग थी वो 75% थी, और आप सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर में भी बी सी डी के पास में 75% है। तो यहां पे 75% की शेयर होल्डिंग सेम है, तो ये लॉसेस आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक काम करिए, इस 9 लाख को सेट ऑफ कर दीजिए, आपका इस साल का इनकम निल हो जाएगा। अब एक बात समझना, उसके बाद में अगले साल का प्रॉफिट हुआ 45 लाख, 45 लाख का प्रॉफिट ले लीजिए, इस साल का डेप्रीशिएशन है वो 750 है, इतना बचा। अब एक बात बताओ, पुराना अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन आप सेट ऑफ कर सकते हो, अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन के लिए एक कंडीशन नहीं है, ये जो 51% वाली कंडीशन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, ये अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन के केस में नहीं है। तो ये जितने भी अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन आपको दिख रहे हैं, आप इसका सेट ऑफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनअब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन में 15 लाख लिया, 12 लाख लिया, और 9 लाख है वो अपन ने ले लिया। चलिए उसके बाद में अगर मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड टॉपिक की बात करूं तो एक और क्वेश्चन पे आ जाइए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12 करके। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखिए
JKLM एक पार्टनरशिप फर्म है कंसिस्टिंग ऑफ द फोर पार्टनर नेमली JKL एंड M। दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 में उनका PSR है वो इक्वल था। द असेस्ड बिजनेस लॉस ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 मींस लास्ट ईयर का उनका जो लॉस है वो लॉस आपको दे रखा है कितना पता है, विच इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड अमाउंटिंग 3,60,000 का लास्ट ईयर का लॉस है। A new deed of the partnership was executed amongst JKLM on 1/4/2022। इस साल में एक नया पार्टनरशिप डीड बनाया in terms of which they agree to share profit and losses in the ratio of 15:15:20:50 respectively। मींस इन्होंने इस साल में PSR चेंज कर दिया। Compute the amount of business losses relating to the assessment year 22-23 which the firm is entitled to set off against the business income for the assessment year 23-24। The business income of the firm for the assessment year 23-24 इस साल का 3,30,000 है। Your answer should be supported by the reason। अब एक बात समझना, यहाँ पे इस साल में PSR चेंज हुआ। अब एक बात समझना, एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 78 सबसेक्शन 1 करके, ये मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म में बताई थी। और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके हिस्से के जो लॉसेज होते हैं ना, वो लॉसेज पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज वो पार्टनर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। मींस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके हिस्से के लॉसेज है वो पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज वो पार्टनर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो लैप्स हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहां पे डेथ हो रही है? क्या आंसर इज नो। यहां पे कोई भी डेथ नहीं हो रही, यहां पे कोई भी रिटायरमेंट नहीं हो रहा, तो ये 3,60,000 के जो टोटल लॉसेज है ये इस साल हम सेट ऑफ कर सकते हैं। 3,30,000 सेट ऑफ कर लेंगे और रिमेनिंग 30,000 का लॉस है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे करके, ठीक है। सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सेक्शन 78(1) है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इस पर्टिकुलर केस में। अब आ जाइए सीधा एक टॉपिक दैट इज द डिडक्शन टॉपिक पे। और डिडक्शन पे देखिए एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? मिस्टर शिवा एज 61 ईयर्स है, हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,75,000 का उसका GTI है, कंप्राइजिंग और इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से उसका इनकम है जो 7,75,000 है। ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, इसने ये पेमेंट किए हैं इन्वेस्टमेंट किए। आपको इसकी टोटल इनकम बतानी है शिवा की। तो शिवा की टोटल इनकम निकालने के लिए 7,75,000 है, ये सीधा आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहला, प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2014 एंड एश्योर्ड वैल्यू इज 1,80,000, 20,000 का उसने पेमेंट किया। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है कि जब भी अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो पहली चीज है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है तो ATC में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन पॉलिसी किसके नाम पे होनी चाहिए? या तो एसएससी के नाम पे या स्पाउस के नाम पे या चिल्ड्रन के नाम पे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई डिपेंडेंट वगैरह वर्ड यूज नहीं होता ATC में। ATC में अगर आपका वो चिल्ड्रन है, किसी भी एज का हो, भले वो 40 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चिल्ड्रन के नाम पे पॉलिसी लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डिडक्शन ATC में मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का। लेकिन एक चीज समझना, अगर पॉलिसी आपने 1/4/2000, एक पता है एक वो पॉइंट था कि 1/4/2012 से पहले ले रखा है करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बट 1/4/2012 के बाद में ले रखा है तो पॉलिसी वैल्यू का आपको कितना मिलेगा? 10% तक आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अब एक बात समझिए, यहां पे 1,80,000 है पॉलिसी वैल्यू है, आपने 20,000 का प्रीमियम पे किया, कितना मिलेगा? मैक्सिमम 18,000 का डिडक्शन मिलेगा। दैट इज द 10% ऑफ 1,80,000 अंडर सेक्शन 80C करके। उसके बाद में देखिए आगे क्या दे रखा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द सेल्फ इज 12,000 एंड स्पाउस के लिए 14,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब एक बात बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इसका डिडक्शन आपको कौन सी सेक्शन में मिलेगा? 80D में मिलेगा। अब 80D में नॉर्मली लिमिट कितनी होती है? एसएससी के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए। एसएससी, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों का मिला के 25,000। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उस पर्टिकुलर केस में ये लिमिट 50,000 हो जाती है। पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 का मिलता है और पेरेंट्स में से अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ऑलरेडी वो भी 50,000 का हो जाएगा। मींस टोटल आपका 1 लाख मिल सकता है। अब एक बात समझना, यहाँ पे 12,000 है वो खुद के लिए और 14,000 स्पाउस के लिए। यहाँ 12 और 14 जो है वो आपका होता है 26। क्या 25 मिलेगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे देखिए एसएससी सीनियर सिटीजन है और जब एसएससी सीनियर सिटीजन है तो पूरा आपको 26,000 का डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा 80D में। तो 80D में आपको डिडक्शन पूरा 26,000 का मिल जाएगा। चलिए आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है that is donation to the public charitable institution registered under section 80G 1,50,000 by way of the check। आपने कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो इसका डिडक्शन आपको 80G में मिलता है। बट आपको पता है 80G में ये लिमिटेड कैटेगरी में आता है 50% वाले में।
लिमिटेड कैटेगरी और 50% वाले में, लिमिटेड कैटेगरी में अगर आपको याद रहेगा क्लास, तो मैंने बताया था एसटीसी मोबाइल। एसटीसी मोबाइल में कौन सा होता है, एक तो हाउसिंग डेवलपमेंट उसको बैंक को दिया, या फिर टी का मतलब ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं उनको दिया। ट्रस्ट का मतलब ये तुम्हारे क्या टेम्पल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उनके रिपेयर रिनोवेशन के लिए वगैरह आपने दिया करके, ठीक है। उसके बाद सी का मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया, या फिर आपने वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पता है आपको, और उस पर्टिकुलर केस में आपको 50% डिडक्शन मिलता है, और वो भी लिमिटेड कैटेगरी में आता है। तो मैं बताऊं यहां पे आपको पूरा 1,50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, बट वो भी लिमिटेड कैटेगरी में आएगा। लिमिटेड कैटेगरी का मतलब होता है 10% ऑफ एटीआई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डाला, इसका डिडक्शन आपको 80 ट्रिपल सी में मिल जाएगा, तो आप ट्रिपल सी में इसका डिडक्शन ले लीजिए, तो 80 ट्रिपल सी में आपका 60,000 का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रन फंड। अब एक बात समझना, नेशनल चिल्ड्रन फंड को जब भी आप अगर डोनेशन करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपको 100% डिडक्शन मिलता है, और वो भी अनलिमिटेड कैटेगरी में आता है। अनलिमिटेड का मतलब कितना भी अमाउंट है चलेगा नेशनल चिल्ड्रन फंड को। लेकिन एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है डोनेशन टू द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाय वे ऑफ द चेक। एक बात बताओ, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। सबसे पहला, इंडिया का पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू। उनकी बेटी कौन सी, इंदिरा गांधी। उसका बेटा कौन, राजीव गांधी। और अगर वो जब जब पीएम बने, इंडिया में ड्रॉट पड़ गया, पीएम ड्रॉट फंड। ये 4 फंड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है ना, कि आपको अनलिमिटेड कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे बेटा ये जो अनलिमिटेड कैटेगरी में आएगा, लेकिन इस पे सिर्फ 50% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद डोनेशन टू द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए आपने 40,000 का डोनेशन किया, ये आपको 100% में आता है, लेकिन ये लिमिटेड कैटेगरी में आता है। ये किस में आता है, लिमिटेड कैटेगरी में आता है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पे देखिए 80C का डिडक्शन ले लिया, 80 ट्रिपल सी का ले लिया, 80D का ले लिया। अब अपन बात करेंगे 80G के लिए। तो 80G का डिडक्शन लेने से पहले आप एक बात बताइए, आपकी यहां पे 80G का डिडक्शन देखिए, नेशनल चिल्ड्रन फंड है 25,000, वो 100% मिल जाएगा, अनलिमिटेड कैटेगरी में आता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 25,000, 50% मिल जाएगा, अनलिमिटेड कैटेगरी में आता है। अब एक बात समझना, यहां पे बेटा आपका जो ये दोनों है ना, फैमिली प्लानिंग वाला 100% मिलता है लेकिन लिमिटेड में आता है, और इसका 50% मिलता है लेकिन लिमिटेड में आता है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब होता है कि ये डोनेशन जो है ना, ये आपके एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होगा, तो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए, और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप एक काम करिए, एक तो स्पेशल रेट्स वाली इनकम को हटा दीजिए, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने डिडक्शन है 80G को छोड़ के बाकी सब डिडक्शन को हटा दीजिए। तो आप एक काम करिए, 775 में से 78 को लेस करेंगे, तो आप 78 और 26 को लेस करेंगे, तो आपके पास में बचेगा 671। 671 बचा। अब एक बात बताइए, 671 का 10% कितना होता है, 67,100, और 67,100 आपका एलिजिबल डोनेशन आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, 67,100 जो है इतना आप डोनेशन कर सकते हैं, तो पहले 40,000 वाले का पूरा 100% ले लीजिए। अब 40,000 वाले का पूरा आपने 100% ले लिया। अब एक बात बताओ, 40,000 को लेस कर दीजिए, बाकी कितना बचा, 27,100 बचा। तो 27,100 पे आप 50% ले लीजिए, 13,550 आ जाएगा, तो 91,050 है, इतने का आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करके। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि जो स्टार्टअप होते हैं ना, स्टार्टअप को डिडक्शन मिलता है कि 10 ईयर्स में से किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 IAC करके। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, A Limited was incorporated on 1/4/2022 to carry out eligible business for the innovation, development or improvement of product, process or service or a scalable business model with the high potential of employment generation and wealth creation। कुल मिला के स्टार्टअप की बात कर रहा है। It hold a certificate of eligible business from the notified IMBC, ये इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से उनके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट भी है। द टोटल टर्नओवर एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सच बिजनेसेस आपको प्रीवियस से 22-23 से लेके 31-32 तक आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि इज द बेनिफिट अवेलेबल, क्या इनको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक सेक्शन हुआ करती है, दैट इज द 80 IAC, और 80 IAC क्या बोलती है कि अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया वो स्टार्टअप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है उसका इनकॉर्पोरेशन 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। उसका टर्नओवर किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए एलिजिबल बिजनेस का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप क्या करोगे पता है, 10 ईयर्स में से जिस ईयर में आपका ये जो स्टार्टअप है ये इनकॉर्पोरेट होता है, उस ईयर से लेके और जो 10 ईयर्स होते हैं, टोटल 10 ईयर्स में से कोई भी 3 ईयर्स के लिए आप अपनी इनकम पे 100% डिडक्शन ले सकते हैं।
अपनी इनकम पे 100% डिडक्शन है, वो ले सकते हैं 10 ईयर्स में से किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे ईयर्स की बात करूं, मैंने यहां पे 10 ईयर्स दिए, यहां से लेके और यहां 10 ईयर्स, आप कौन से 3 ईयर्स लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली पहले साल लॉस हुआ, डिडक्शन का सवाल ही नहीं होता। दूसरे साल भी लॉस हुआ, डिडक्शन का सवाल नहीं होता। अब आप क्या करोगे, इसके आगे जितने भी ईयर्स है इसमें से कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ले लीजिए। और देखिए किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप एक काम करिए, यहां पे इस ईयर के लिए डिडक्शन ले लीजिए, इस ईयर के लिए ले लीजिए, इस ईयर के लिए ले लीजिए, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन 3 ईयर्स के लिए ले सकते हैं? आंसर इज यस, आप ले सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इन 3 ईयर्स के लिए ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। बट क्या इस साल और इस साल ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। यहां पे कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां 10 ईयर्स में से कोई भी 3 ईयर्स के लिए आप ले सकते हैं, बट ये डिडक्शन मिलेगा ना, वो आपकी इनकम पे मिलेगा आफ्टर सेटिंग ऑफ दिस लॉसेस। ये लॉसेस है वो सेट ऑफ कर लोगे, उसके बाद में जो इनकम बचेगा उस पे आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद में डिडक्शन टॉपिक में एक और अगर मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहूं, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 इज रिलेटेड टू, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी 2 सेक्शन से रिलेटेड है। एक तो एटी आपका ई ए करके, और एक सेक्शन हुआ करता है एटी ई बी करके, उन 2 सेक्शन से रिलेटेड है। चलो एक काम करता हूं, मैं पहले आपको एटी ई ए और एटी ई बी जो है उसको रिवाइज करवा देता हूं। तो एटीईए सेक्शन क्या बोलती है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन यहां पे मिलेगा। किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 1,50,000 का यहां पे मिलेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर एक बात बताइए, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, उसका डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। आंसर इज यस, उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा। बट एसओपी के केस में यू नो दैट हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख का मिलता है। अगर एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी, या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उस केस में तो पूरा मिल जाता है। लेकिन एसओपी के केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, मैक्सिमम आपको 2 लाख का वहां पे मिलता है। तो 2 लाख का आप वहां पे ले लीजिए, और बाकी वाला डिडक्शन है वो आप एटीईए में ले सकते हैं 1,50,000 का। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है पता है? कि भैया ये जो लोन लेना है ना, आपको सिर्फ बैंक से लेना है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है? तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अप टू 45 लाख। तीसरी कंडीशन ये है कि 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में ये लोन सैंक्शन होना चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि भैया आपके पास में और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हो रहा है करके, ठीक है। और अगर आप इस सेक्शन में डिडक्शन लेते हो तो और किसी सेक्शन में नहीं लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप जो है, जैसे मान लो इंटरेस्ट का डिडक्शन ऑलरेडी 24B में मिल गया है, तो फिर यहां पे नहीं लोगे। जैसे टोटल इंटरेस्ट 2 लाख है और 2 लाख आपने 24B में ले लिया है, तो फिर यहां पे नहीं लोगे। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल टोटल इंटरेस्ट 3 लाख है, तो 2 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हैं 24B में हाउस प्रॉपर्टी में, और रिमेनिंग वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन आप एटीईए में ले सकते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पहले जो 2 पार्ट है ना, 2 पार्ट इसी से रिलेटेड है। सबसे पहला देखिए, मिस्टर अरुण करके एक बंदा है जिसने हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया है। तो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से उसने लोन लिया है 43 लाख का करके, ठीक है। डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन कब है? 1 मार्च 2022। तो देखो 31 मार्च 2022 तक सैंक्शन हो गया, आंसर इज यस। डिसबर्समेंट कब हुआ? करंट ईयर में हुआ है, 1/5/2022 को डिसबर्समेंट हुआ है। एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपका 45 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा। तो एक बात बताइए, पहली चीज तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं? जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं? पहली कंडीशन क्या, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है? आंसर इज यस। दूसरी कंडीशन क्या, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अप टू 45 लाख है? आंसर इज यस, 45 लाख या उससे कम होना चाहिए। तीसरा, क्या लोन 31 मार्च 2022 से पहले सैंक्शन हुआ है? आंसर इज यस। क्या उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है? आंसर इज यस। तो यहां पे डिडक्शन एटीईए में मिल जाएगा आपको कितना? 1,50,000 तक। तो पहले तो आप निकालिए इंटरेस्ट कितना है। तो आप क्या करेंगे, आपका लोन अमाउंट है 43 लाख। 43 लाख पे आप एक काम करिए, सीधा आप 9% पर एनम ले लीजिए। तो 43 लाख पे आप अगर 9% पर एनम लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट आता है, that interest comes to the 3,54,750 बट 11 मंथ का। वाई 11 मंथ का? क्योंकि लोन का डिसबर्समेंट इस साल में हुआ है। लोन का डिसबर्समेंट 1 मई 2022 को हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस डेट को अगर डिसबर्समेंट हुआ है तो इस पर्टिकुलर केस में इस साल में 11 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो 11 मंथ का आपका जो इंटरेस्ट आता है वो 354,750 आता है। इसमें से 2 लाख का डिडक्शन तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ले लीजिए, और 1,50,000 का डिडक्शन है वो आप यहां पे ले लीजिए, एटीईए में ले लीजिए, एटीईए में ले लीजिए करके, ठीक है। चलिए,
उसके बाद में नेक्स्ट आता है मिस्टर वरुण। वरुण ने क्या किया, 45 लाख का लोन लिया, लेकिन इसने लोन एनबीएफसी से लिया है। तो एनबीएफसी से लोन लिया है तो क्या डिडक्शन मिलेगा या नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला हुआ है, आपको या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उससे आपको लेना है, तो यहां पे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है करके, ठीक है। तो अब एक बात समझना, यहां पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा एटीईए में, तो देखिए, और उसके साथ में लोन का सैंक्शन वगैरह तो सही टाइम पे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लिया एज वेल एज, एक बात बताइए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी 45 लाख से ज्यादा है, तो यहां पे आपका एटीईए में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 24 में डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी आपका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रहेगा उसका डिडक्शन आपको 24 में मिल जाएगा। मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगा 9% की रेट से 2 लाख का डिडक्शन, बट बेटा यहाँ पे एटीईए में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लोन है वो एनबीएफसी से लिया है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसका 45 लाख से ज्यादा है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहां पे चेतन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक सेक्शन होती है एटीईबी करके, और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो यहाँ 1,50,000 का इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि लोन किससे लेना चाहिए, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंक्लूडिंग एनबीएफसी। यहां एनबीएफसी चलेगा, इस पर्टिकुलर केस में एनबीएफसी चलेगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी से लिया और या बैंक से लिया है। परचेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये लोन जो है वो 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में ये लोन सैंक्शन होना चाहिए करके, ठीक है। और बेटा इसका डिडक्शन अगर मान लो आप पीजीबीपी वगैरह में ले लेते हो तो फिर यहां पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, लेकिन लोन कब सैंक्शन होना चाहिए, 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, चेतन ने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और ये लोन एनबीएफसी से लिया, इसमें चलेगा। सैंक्शन कब हुआ है, 1/4/2021 को, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए, आंसर इज यस। 22 लाख पे 10% की रेट से आप इंटरेस्ट ले लीजिए। लास्ट ईयर में डिसबर्समेंट हो चुका था, तो 22 लाख पे 10% आता है 2,20,000 का इंटरेस्ट। तो 2,20,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट है। 20 लाख पे 10% ना, 22 लाख पे 10%, यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली 20 लाख पे 10% लिया है। अच्छा, लोन का अमाउंट 20 लाख है, तो 20 लाख पे 10% 2 लाख होता है, बट 1,50,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट, इसमें दिनेश करके जिसने 12 लाख का लोन लिया पब्लिक सेक्टर बैंक से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका लोन सैंक्शन हुआ है 30 मार्च 2019 को। एक बात बताइए, 30 मार्च 2019 को सैंक्शन हुआ है, तो इसमें एटीईबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में। इस पर्टिकुलर पीरियड में लोन सैंक्शन होना चाहिए, तो लोन इस पर्टिकुलर पीरियड में सैंक्शन नहीं हुआ, तो यहां पे इसको एटीईबी का डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है ना, तो उस पर डेप्रीशिएशन का रेट 40% रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप 40% की रेट से डेप्रीशिएशन लेंगे, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेप्रीशिएशन का रेट है वो आप क्या लेंगे, 40% की रेट से लेंगे। डिडक्शन टॉपिक में एक और चीज ध्यान रखना, एक तो आपको सुपर 30 में जो क्वेश्चन दे रखा है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो एटीपी वाला, वो आप कर लेना करके, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपके इस बार आरटीपी, जो आरटीपी आया था मई 2023 वाला, उसमें भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव का क्वेश्चन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, वो आपको करके जाना है, बिकॉज एग्जाम में आने वाला है करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं और गार टॉपिक पे चलते हैं। और गार में दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है, स्पेसिफाई विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसिडर एज टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। अब एक बात समझना, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी एग्जेम्पशन दे रखी है, डिडक्शन दे रखी है, बेनिफिट्स दे रखे हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। जैसे आप एटीसी का डिडक्शन लेते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो आप, ये टैक्स प्लानिंग है। आप जैसे मान लो 54 का एग्जेम्पशन ले लेते हो, वो प्लानिंग है, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर आप टीडीएस टाइम पे जमा कराओ, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करो करके, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बैंक है उसको 15G 15H फॉर्म मिलते हैं, वो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टाइम पे सबमिट करो, दैट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। और एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब तो क्या होता है कि आप फ्रॉड करना, जैसे आपने बोगस खर्चे डाल दिए करके, ठीक है, बोगस एक्सपेंडिचर जो डाल दिया आपने, या अपनी सेल्स को रिड्यूस कर दिया, सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। लॉ में देखना, टैक्स प्लानिंग है वो सबसे अच्छी चीज है, टैक्स मैनेजमेंट है वो भी अलाउ है, टैक्स इवेजन है वो अलाउ नहीं है, टैक्स इवेजन में पेनल्टी लगती है। एक और कॉन्सेप्ट आता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है बताए, कि लॉ के लूपहोल के मजे लेने, लॉ में जो लूपहोल्स होते हैं ना, लूपहोल्स के मजे लेने और गलत यूज करना लॉ का,
अगर लॉ में कुछ भी ऐसी चीज रह गई है जिसका गलत यूज करना, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस करके। चलिए यहां तो आपको तीन ही पूछा है, टैक्स प्लानिंग कौन सा है, टैक्स मैनेजमेंट कौन सा है, एंड टैक्स इवेजन कौन सा है। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट बोलता है Mr. P deposited 1 lakh in the PPF account so as to reduce his total income from 3,40,000 to 2,40,000। आप एक बात बताओ, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। इट इज अ टैक्स प्लानिंग, तो ये तुम्हारे जाएगा टैक्स प्लानिंग में जाएगा। किस में जाएगा, टैक्स प्लानिंग में। उसके बाद SQL Limited maintain a register of tax deduction at source affected by it to enable timely compliance। वो क्या करते हैं, जिनका जिनका टीडीएस काटा है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिससे कि टाइमली कंप्लायंस हो सके। तो ये क्या हो सकता है, ये टैक्स मैनेजमेंट है। क्या कर रहे हैं, टैक्स मैनेजमेंट। उसके बाद An individual taxpayer making the tax saver deposit of 1 lakh in the nationalized bank। ये आपने एटीसी का डिडक्शन लेने के लिए आपने क्या किया, टैक्स सेवर डिपॉजिट किया। तो ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है, ये तुम्हारा टैक्स प्लानिंग हो जाएगा। उसके बाद A partnership firm obtaining a declaration from the lender or depositor in the form number 15G 15H and forwarded the same to the income tax authority। ये आप क्या कर रहे हो, 15G 15H लेते हो और उसको फिर फॉरवर्ड कर देते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये आप क्या कर रहे हो, टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हो, ये टैक्स मैनेजमेंट में जाएगा। उसके बाद A company installed a AC costing 75,000 at the residence of the director as per the terms of his appointment। तो क्या होता है ना कि डायरेक्टर के घर पे उन्होंने एक एसी लगाया और इट इज कॉल्ड लाइक फर्निश होम दे दिया, जिसमें फर्निश में आपको बहुत सारी चीजें फर्निश रहती है। तो फर्निश होम दे दिया डायरेक्टर को, लेकिन हुआ क्या, बट इट इज ट्रीट एज अ फिटेड इन द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन द फैक्ट्री। बट ये बता क्या रहे हैं, पता है कि ये तो हमने क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में फिट किया है फैक्ट्री में करके, ठीक है। दिस इज विद द ऑब्जेक्टिव टू ट्रीट एज प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। अब एक बात बताओ, जब आप किसी को घर देते हो और घर के साथ में ये सामान देते हो तो वो फर्नीचर माना जाता है। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहती है, 10% रहती है। बट अगर उसको प्लांट एंड मशीनरी में लेते हो तो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी रहती है, 15% रहती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 10% की डेप्रिसिएशन रेट मिलनी चाहिए, उसकी जगह 15% की डेप्रिसिएशन रेट क्लेम कर रहे हैं और ये गलत बता के। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन हो जाएगा। अवॉइडेंस भी नहीं, ये तो तुम्हारा टैक्स क्या हो जाएगा, इवेजन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर टैक्स इवेजन। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, RR Limited issue a credit note of 80,000 as a brokerage payment to the Ramanna, who is the son of managing director of the company. The purpose is to increase the total income of Ramanna from 4 lakh to 4 lakh 80,000 and reduce the income of the RR Limited correspondingly। अब एक बात समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कंपनी को 80,000 रुपीज का ब्रोकरेज का खर्चा बता रहे और रमन्ना को ये इनकम बता रहे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रमन्ना की इनकम 4 लाख से 480 कर दो और कंपनी उतना खर्चा ले ले। अब ये तो आप चिटिंग कर रहे हो, ये तो आप क्या कर रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये बता के और रमन्ना की इनकम को 480 कर रहे हो। रमन्ना को तो टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो आप 87A का रिबेट मिल जाता है और 87A की वजह से रिबेट मिलता है और टैक्स लगेगा ही नहीं। आप लगेगा तो भी ओनली 5% की रेट से लगेगा और कंपनी अपना जो टैक्स सेव करेगी वो 25-30% की रेट से सेव करेगी। तो ये टैक्स इवेजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, अ कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ ऑफ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑन द मंथली बेसिस बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले पहले आप जो है एम्प्लॉय और खुद का कंट्रीब्यूशन जमा करा देते हो। तो आप ये क्या कर रहे हो, टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड योर टैक्स मैनेजमेंट। ये आपका टैक्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। यस पीपल, तो आप बोलेंगे ये सर कहाँ दे रखा है अपनी बुक में, टैक्स मैनेजमेंट कहाँ है, टैक्स प्लानिंग कहाँ है, टैक्स इवेजन कहाँ है, टैक्स अवॉइडेंस कहाँ है। तो ये आपको मैंने दे रखा है गार वाले टॉपिक में। तो अगर आप गार वाला टॉपिक देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी कॉम्पैक्ट में जाएंगे और कॉम्पैक्ट के जो वॉल्यूम नंबर 1 है, वॉल्यूम नंबर 1 में ही आपको दिखेगा गार वाला टॉपिक करके, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, गार वाला, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड गार। तो इसमें सबसे पहले मैंने बता रखा है, यहाँ पे आपको बता रखा है टैक्स प्लानिंग के बारे में, यहाँ टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, यहाँ टैक्स इवेजन के बारे में और यहाँ टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं गार की कि सर गार क्या होता है। और गार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क का। देखो क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपका काम बच जाएगा यहाँ पे। तो देखिए गार से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, गार का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और गार कब लगाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है गार तभी लगाएंगे जब आप कुछ क्या कर रहे हो, पता है, आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि आप लॉ के लूपहोल्स को या जो DTAA के लूपहोल्स होते हैं उसको आप बेनिफिट ले रहे हो और कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते हैं।
मीन्स नॉर्मली वैसा नहीं करते हैं। वैसा अगर आप कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो ना, उसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट माना जाएगा, और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस माना जाएगा, और वहां पे आपका जो है वो गार इंपोज हो सकता है। तो गार कहां लगेगा कि गार में एक और चीज समझना, गार में पहली चीज तो यह है कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज यह है कि आप उससे जो टैक्स बेनिफिट ले रहे हो ना, वो टैक्स बेनिफिट आपका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर टैक्स बेनिफिट आपका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है तभी गार लगेगा, और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है, तो देखिए यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं। आज इतना तो टाइम नहीं है कि मैं आपको सब एग्जांपल्स को रिवाइज करा पाऊं, बट मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बन सकता है। तो देखिए, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब बनेगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब दो में से दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी उसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनेगा। सबसे पहला तो क्या, पहली कंडीशन है कि मेन पर्पस और वन ऑफ द मेन पर्पस फॉर विच इज ऑब्टेन टू टैक्स बेनिफिट, मतलब पहला जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो टैक्स बेनिफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, आपका मेन ऑब्जेक्टिव और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है वो आपका होना चाहिए, दैट इज द टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। दूसरी आपके साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी इनमें से कोई भी एक, 1 2 3 4 5, ये जो 5 चीजें दे रखे हैं ना, इसमें से कोई भी एक चीज। तो देखो पहला पार्ट तो यह है कि आपका वन और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका होना चाहिए टैक्स बेनिफिट, और टैक्स बेनिफिट किससे ज्यादा होना चाहिए, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, या तो कोई ऐसा क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन कर रहे हो विच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ। मींस आप कोई ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो नॉर्मली पर्सन जो ऑर्डिनरी डील करते हैं वो लोग ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, वैसा कुछ आप कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिसयूज और अब्यूज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट के प्रोविजन को आप मिसयूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, एंटर्ड कैरिड इन अ मैनर विच इज नॉट ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड फॉर द बोनाफाइड पर्पस, मींस ऐसे बोनाफाइड पर्पस के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन में ऐसे एंटर नहीं होते हैं, बट आप ऐसा कोई प्लानिंग करके और एंटर हो रहे हो। या फिर आप क्या कर रहा है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है या डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मींस आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो वहां पे लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, मींस कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है बट तो भी आप ऐसा कर रहे हो करके, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में यहां पे बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे राउंड ट्रिपिंग वगैरह आप करते हो। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, किसी को पैसा घुमाना एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। जब मैंने गार आपको फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच में पढ़ाया था तब आपको ये समझ में आया होगा करके, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं, यहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे भी दे रखे हैं, बट अपन एक काम करते हैं, सीधा अपनी बुक में जो क्वेश्चंस आपको कराने हैं वो मैं क्वेश्चंस पे चला जाता हूं, ठीक है। तो चलिए अपन कंपाइलर पे चलते हैं, और कंपाइलर में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये 2 हो गया। 2 के बाद में सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, एग्जामिन वेदर द गार कैन बी इन्वोक इन द फॉलोइंग केसेस, क्या इन दो केसेस में गार लग सकता है या नहीं। पहला, Messrs Footprint Limited is a company incorporated in India and it set up a unit in the Special Economic Zone SEZ for the manufacturing of water bottle and it claim 100% deduction of profit earned from that unit as per the section 10AA of the act। एक बात समझना, एक कंपनी है जिसका नाम है फुटप्रिंट लिमिटेड, उन्होंने क्या किया, SEZ में अपनी यूनिट सेटअप की है और वहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस पर 100% डिडक्शन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू 10AA। अरे यार ये तो अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, ये तो टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है कि आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करिए, कहां पे, एसईजेड में, और वहां पे आप डिडक्शन ले सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100%, उसके बाद 50%, उसके बाद में आपका 50% और एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया विच एवर इज लोअर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का इतना डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसमें तो क्या गलत कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं कर रहे, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी गलत नहीं कर रहे, यहां पे गार की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, there is an arrangement of setting up a unit in the SEZ which result in the tax benefit मिल रहा है, but however this is the case of tax mitigation where the tax, sorry 7th का point number 1, हाँ, there is an arrangement for setting up a unit in SEZ which result in the tax benefit, however this is the case of tax mitigation where the taxpayer is taking benefit of the fiscal incentive offered to him by the complying with the condition imposed and economic consequences of the provision of the legislation that is setting up a business unit in the SEZ area, hence the revenue would not invoke the GAR as regard to this arrangement। इस arrangement में कोई GAR नहीं लगा सकते। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि in the above case let us presume that Messrs Footprint Limited has another unit of manufacturing of water bottle in the non SEZ area। मतलब नॉन एसईजेड एरिया में इनकी वाटर बोतल मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है जो नॉन एसईजेड एरिया में है और एक जो है इनकी एसईजेड एरिया में है।
The company transferred the product of the non-SEZ unit to the SEZ unit at a price lower than the fair market value. अब एक ये लोग क्या कर रहे हैं बताए कि कंपनी ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन एसईजेड यूनिट से एसईजेड यूनिट में लोअर प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, और लोअर प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं मींस एसईजेड यूनिट परचेज कर रही है। और जब एसईजेड यूनिट परचेज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एसईजेड में ये प्रॉफिट को कम कर रहे हैं और एसईजेड सॉरी प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि परचेज प्राइस जितना कम होगा उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा करके, ठीक है। और एसईजेड यूनिट में प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या कर रहे हैं देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम नॉन एसईजेड यूनिट only insignificant manufacturing activity take place in the SEZ unit. In this way, the company is able to show the higher profit in SEZ unit than in the non-SEZ unit and consequently claim the higher deduction in computation of income. The sale from the bottle transfer from non-SEZ unit constitute 10% of the total turnover of the SEZ unit. तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन SEZ यूनिट से सेल करा रहे हैं, ठीक है, और उसको जो एसईजेड यूनिट में परचेज करा रहे हैं और लोअर वैल्यू पे हो रहा है। अब एक बात समझना, इस पर्टिकुलर केसेस में क्या होता है, सार लग जाता है। सार का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। और स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स में मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी ऐसी यूनिट है जो ये इनकम बेस्ड डिडक्शन ले रही है, जैसे एटीआईए वगैरह वाले, एटीआईए एटीआईबी या 10AA का डिडक्शन लेती है, और वो क्या करते हैं, अपनी किसी भी कनेक्टेड पर्सन के साथ में ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे कि ये प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट को इन्फ्लेट करते हैं तो मैं बताऊं वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है। अगर वो 20 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में वहां ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है, और वहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकालनी पड़ती है, और आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से ही वहां पे खर्चा अलाउ होता है। तो मैं बताऊं इससे रिलेटेड तो ऑलरेडी अपने लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड सार। अब एक बात समझना, लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि जब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स है तो यहां पे गार नहीं लगेगा, लेकिन जो सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन था, सीबीडीटी ने क्लेरिफाई करते टाइम ये बोला था कि गार और सार दोनों साथ में लग सकते हैं। तो सीबीडीटी ने ये बोला था गार एंड सार है वो दोनों को एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में है वो गार लग सकता है एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर, बट अदरवाइज इससे रिलेटेड ऑलरेडी सार है, मींस स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल से वो ऑलरेडी है कि अगर कोई भी ऐसी यूनिट है जो 10AA का डिडक्शन लेती है, या कोई ऐसी यूनिट है जो एटीआईए एटीआईबी वगैरह का डिडक्शन लेती है और वो क्या करती है, अपनी दूसरी यूनिट को ऐसे कोई गुड्स ट्रांसफर करती है, तो वहां पे क्या होता है कि आर्म लेंथ पे होना चाहिए, और अगर आर्म लेंथ पे नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे बोला, as there is no misrepresentation of fact or false submission but it is not the case of tax evasion तो नहीं कर रहे, बट ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो आगे क्या दे रखे, द कंपनी हैज ट्राइड टू टेक द एडवांटेज ऑफ टैक्स प्रोविजन बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम नॉन एसईजेड यूनिट टू द एसईजेड यूनिट। दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट टू द यूनिट सेटअप इन द एसईजेड। हाउएवर such tax avoidance is specifically dealt in section 10AA9 read with section 80IA subsection 8, wherein inter alia it's provide that where any goods or service held for the purpose of any other business carried on by the assessee are transferred and to the eligible business, and the consideration if any for such transfer is recorded in account of the eligible business does not correspond to the market value of such goods or service as on the date of transfer, then for the purpose of deduction under this section the profit and gain of such eligible business shall be computed as if the transfer in either case had been made at a market value of such goods or services as on that date. Thus in this present case, due to the application of specific anti avoidance provision जिसको सार बोलते हैं, no tax benefit can be derived by the footprint limited by transferring the product. No tax benefit can be derived by Footprint Limited by transferring the product from non-SEZ unit to SEZ unit at less than fair market value. Therefore, there is no specific need of GAR. यहाँ पे GAR नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सार है करके, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना, आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि सीबीडीटी ने ये क्लियरिफाई किया है कि GAR और सार है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड कैन बी मेड एप्लीकेबल एज मे बी नेसेसरी कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वोकिंग GAR इन दिस केस कैन नॉट बी कंप्लीटली रूल आउट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे GAR नहीं लगेगा, यहाँ पे GAR लग सकता है। इवन यहां पे सार है तो भी यहां पे GAR लग सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स, इंडिया और कंट्री एक्स के बीच में एक टैक्स ट्रीटी है जिसको अपन बोलते हैं DTAA है। वो क्या बोलता है कि एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी वुड बी टैक्सेबल ओनली इन द कंट्री एक्स। अगर इंडियन कंपनी के शेयर आप बेचोगे तो टैक्स है वो सिर्फ कंट्री एक्स में ही लगेगा। इफ द ट्रांसफर इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एक्स का रेजिडेंट है, एक्सेप्ट वेयर द ट्रांसफर होल्ड मोर देन 10% इंटरेस्ट इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इंडियन कंपनी। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया और कंट्री एक्स के बीच में एक DTAA है,
और वो कंट्री एक्स के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है और इंडिया के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्री एक्स का रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर बेचेगा ना तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ कंट्री एक्स में ही लगेगा अगर उसके पास शेयर होल्डिंग 10% से कम है और 10% तक है। बट अगर 10% से ज्यादा है तो उस पर इंडिया में भी टैक्स लग जाएगा। अगर 10% से ज्यादा है तो उसमें इंडिया में भी टैक्स लग जाएगा। अब हुआ क्या देखिए, अ कंपनी ए लिमिटेड है बीइंग रेजिडेंट इन कंट्री एक्स की रेजिडेंट है, makes an investment in the Indian company through two wholly owned subsidiary company M Limited and N Limited located in the country X। तो यहां पे क्या हुआ बताए, कंपनी ए जो है ए लिमिटेड जो कंट्री एक्स की रेजिडेंट है उसने दो सब्सिडरी कंपनी बनाई और each subsidiary hold 9.95% shareholding in the Indian company and the total adding to 19.9% equity of the Indian company. The subsidiaries sell the shares of Indian company and claim exemption as such each is holding less than 10% equity share in the Indian company. Can be invoked to deny the treaty benefit। क्या यहाँ पे गार लग सकता है या नहीं लग सकता, ये आपसे पूछा गया है। द एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन इन कंट्री एक्स में 5% ही लगता है, इंडिया में टैक्स रेट है कैपिटल गेन पे अप्रोक्स 20% या 10% लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या हुआ, एक कंपनी है ए लिमिटेड, अब ए लिमिटेड क्या करती है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी 19.9%। अब 19.9% अगर ये खुद ही इंडिया में इन्वेस्ट कर लेते तो उस पर्टिकुलर केस में तो क्या होता कि इंडिया में टैक्स लग जाता। तो इन्होंने क्या किया कि दो डाउन स्ट्रीम सब्सिडरी कंपनी बना दी, ए लिमिटेड ने यहां पे दो कंपनी बना दी और दोनों कंपनी ने 9.95% इंडिया में इन्वेस्ट किया और इसकी वजह से दोनों कंपनी जो है वो दोनों कंपनी को इंडिया में टैक्स नहीं लगा। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे गार लग सकता है या नहीं? आंसर इज यस, यहां पे गार लग सकता है। पहली चीज तो आप ये अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, इंडिया में टैक्स पे नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज ये है कि एक बात बताओ, यहां पे कोई यहां लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है ना। एक बात बताओ, यहां दो सब्सिडरी 100% होल्डी सब्सिडरी बनाने से कोई बेनिफिट थोड़ी होने वाला है। अगर एक कंपनी है वो दो अपनी होल्ड 100% सब्सिडरी कंपनी बनाती है 100%, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है ना। आप सिर्फ आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में टैक्स प्लानिंग, टैक्स जो है उसका अवॉइडेंस करना, इंडिया में टैक्स ना भरना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यहां पे गार लग सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द अबोव अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू टू सब्सिडरी अपीयर टू बी with the intention to obtaining the tax benefit under the treaty. Further, there appear to be no commercial substance in creating the two subsidiary as they do not change the economic condition of the investor A limited in any manner, that is business risk और cash flow वगैरह वो तो सब सेम ही रहने वाला है, and reveal a tainted element of the abuse of the tax laws। आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, टैक्स लॉ को अब्यूज करना चाहते हो, टैक्स लॉ को गलत यूज करना चाहते हो। Hence, the arrangement can be treated as impermissible avoidance arrangement by the invoking the GAR if the tax benefit arising in aggregate for all the parties to the arrangement exceed the 3 crore rupees। Consequently, treaty benefit would be denied by ignoring M limited and N limited and the two subsidiary or the treating M limited N limited as the one and the same company for the tax computation purpose। ऐसा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। अब अपन देखते हैं कि पास्ट एग्जामिनेशन में कौन कौन से गार से क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन में आप एक काम करिए, नवंबर 20 के पेपर पे आ जाइए और नवंबर 20 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी था और बी क्वेश्चन था एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग क्या होता है इन रिलेशन टू द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये आया था। अब आप बोलोगे राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, तो चलिए अपन राउंड ट्रिपिंग को एक काम करते हैं, मैं आपको कॉम्पैक्ट से बताता हूं राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। तो राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग विच इंक्लूड अरेंजमेंट विच थ्रू सीरीज ऑफ द ट्रांजैक्शन फंड्स आर ट्रांसफर अमंग्स द पार्टीज। मतलब जो ग्रुप कंपनीज होती है उसके बीच में जो है वो फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं एंड सच ट्रांजैक्शन हैव नो सब्सटेंशियल और कमर्शियल पर्पस अदर देन द ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट। सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में ये ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसा इधर उधर करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल दे रखे मैंने दो, देखो। पहला, अब ग्रुप कंपनी इन द प्रॉफिट, एक प्रॉफिट में कोई ग्रुप कंपनी है, ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम मार्केट एंड गिव लोन टू द सिस्टर कंसर्न इंटरेस्ट फ्री एंड क्लेम इट टू बी द फॉर द बिजनेस पर्पसेज। अब एक बात समझना, एक कंपनी क्या करती है, एक ग्रुप कंपनी में मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी एक ग्रुप कंपनी क्या करती है कि लोन लेती है मार्केट से, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मार्केट से लोन लेती है और वही वाला पैसा अपनी सिस्टर कंसर्न को दे देती है इंटरेस्ट फ्री। तो क्या होगा, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेंगे और इंटरेस्ट फ्री दिया है तो उसकी इनकम में कुछ भी नहीं आएगा और इस वजह से वो क्या करेंगे, टैक्स बेनिफिट ले लेंगे और अपने टैक्स है उसको कम करेंगे। दूसरा, अ कंपनी एक्स लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ ग्रुप कंपनी। मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड परचेज शेयर्स ऑफ द ग्रुप कंपनी फ्रॉम अनदर ग्रुप कंपनी एट अ हाई वैल्यू एंड सेल इट टू द अनदर ग्रुप कंपनी एट द लो वैल्यू। दिस रिजल्ट इन द लॉस टू द एक्स लिमिटेड। दिस ट्रांजेक्शन कैन बी द वाइस वर्सा ऑल्सो।
अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको कैपिटल लॉस चाहिए, तो कैपिटल लॉस चाहिए तो इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आज मैं अदानी की बात करूं, तो अदानी की इतनी सारी कंपनियां हैं, अदानी की इतनी सारी कंपनियां हैं, तो क्या होगा कि मान लो एक कंपनी को अगर लॉस चाहिए तो वो क्या करेगी, एक कंपनी के शेयर है वो हाई वैल्यू पे आज खरीद लेगी और कुछ टाइम बाद मान लो कम हो जाएगा तब बेच देगी, तो उस केस में क्या होगा, लॉस ले लेंगे और उनके जो अगर कैपिटल गेन हुए उससे वो सेट ऑफ कर देंगे। तो ऐसा कुछ करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर राउंड ट्रिपिंग। अब एक बात समझना, राउंड ट्रिपिंग में जब भी होता है ना, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है, दिस इज इररिलेवेंट, कुछ चीजें इररिलेवेंट होगी। इररिलेवेंट क्या, फंड्स इन्वॉल्व इन द राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एनी फंड ट्रांसफर और रिसीव, मींस डायरेक्ट नेक्सस नॉट रिलेवेंट। ऐसा जरूरी नहीं होता कि भैया डायरेक्ट नेक्सस रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे मान लो लोन लिया है, वो लोन आपने बैंक से लिया और वो पैसा तो खुद के बिजनेस में यूज कर लिया और खुद का पैसा है वो अपनी किसी लाइक सब्सिडरी कंपनी को आपने एज अ लोन में दे दिया करके, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है ना, डायरेक्ट नेक्सस पैसे का नहीं बैठ रहा है तो भी चलेगा, डायरेक्ट नेक्सस नहीं बैठ रहा तो भी चलेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है, अ ग्रुप कंपनी इन द प्रॉफिट ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम मार्केट, यूजेस द लोन फॉर द बिजनेस एंड गिव्स द लोन टू सिस्टर कंसर्न आउट ऑफ द ओन फंड, मींस डायरेक्ट नेक्सस is not relevant. दूसरा, टाइम एंड सीक्वेंस इन विच फंड्स आर ट्रांसफर इज ऑल्सो इररिलेवेंट, मींस टाइम और सीक्वेंस भी इररिलेवेंट है। जैसे हो सकता है कि आपने लोन मार्केट से अभी लिया, आपने 6 महीने तक अपने पास में ही रखा और 6 महीने के बाद में अपनी ग्रुप कंपनी को दे दिया, तो यहां पे टाइम सीक्वेंस है वो रिलेवेंट नहीं है। एज वेल एज मैनर एंड मोड इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट, कौन से मैनर में लिया था, कौन से मैनर में आगे वाले को दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट। इसका मतलब ए लिमिटेड गिव्स द लोन टू सिस्टर कंसर्न देयर आफ्टर 3 मंथ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम मार्केट, टाइम सीक्वेंस इज नॉट रिलेवेंट। ये तो सेम ऊपर वाले बात जो है वही वाला हो गया, बट यहां पे मैं बोल रहा हूं मोड इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपने जो लोन लिया था वो फॉर एन एग्जांपल एनईएफटी से लिया था और आप जो लोन दे रहे हो वो किसी और मोड से दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट एट ऑल करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर राउंड ट्रिपिंग। तो अगर आप इस क्वेश्चन में आएंगे, इस क्वेश्चन में यही दे रखा है राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए, तो राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग के लिए आपको यह थियरी दे रखा है यहां पे कि देखिए राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग क्या होता है। तो देखिए, an arrangement which lack commercial substance or deemed to be lack of commercial substance would be the impermissible avoidance arrangement where the main purpose or one of the main purpose for arrangement is to obtain the tax benefit. Accordingly, GAR provision would be attracted in respect of such impermissible avoidance agreement. An arrangement which involve or include round tripping of the fund is deemed to be the lack of commercial substance माना जाता है, and round tripping financing including any arrangement in which through a series of transaction fund are transferred amongst the parties to the arrangement and such transaction do not have any substantial commercial purpose other than obtaining the tax benefit and without having any regard to कि यहां पे दे रखा है कि भैया आपका जो है वो whether or not the fund involved in the round trip financing can be traced to any fund transferred to or received by any party in connection with the arrangement, में डायरेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल है यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम एंड सीक्वेंस है वो भी आपका इररिलेवेंट है और जो भी मोड से ट्रांसफर किया है वो भी आपका इररिलेवेंट है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि राउंड ट्रिपिंग क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है दैट इज दिसंबर 21 के एग्जाम में आया था, तो आप दिसंबर 21 के पेपर पे आ जाइए और दिसंबर 21 में 11A करके जो पॉइंट है उसमें आया था, तो आप सब लोग आ जाइए दिसंबर 21 के पेपर में। या दिसंबर 21 का जो पेपर है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11A देख लीजिए और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11A। और क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, मेसर्स हाईवे ड्राइव लिमिटेड इनकॉर्पोरेट्स अ होली ओन सब्सिडरी हाईवे रोड्स लिमिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1819। तो 1819 में उन्होंने कोई कंपनी बनाई है जो होली ओन कंपनी है and main business is to develop the infrastructure facility and eligible for deduction under section 80IA। so ये कंपनी जो है ये 80IA का डिडक्शन लेती है। accordingly the company has claimed the deduction under section 80IA for the assessment year 20 to 23। इस साल उन्होंने 80IA का डिडक्शन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाईवे रोड्स लिमिटेड derives income other than income from developing infrastructure facility and disclose such income as income from developing infrastructure facility thus enjoying the benefit of section 80IA। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है कि कुछ ऐसी इनकम है जैसे मान लो बैंक इंटरेस्ट वगैरह है और वो मिल रहा है और वो 80IA की एक्टिविटी से नहीं है, बट तो भी बता रहे हैं कि उसको ये तो 80IA वाला है। ये तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट कर रहे हो।
तो यहां पे तो सीधा सार लग जाएगा, और सार क्या लगेगा इसमें, तो असेसिंग ऑफिसर है वो सीधा एटीआईए का बेनिफिट उस पर नहीं देगा और उसको हटा देगा करके, ठीक है। आपसे पूछा है कैन गार कैन बी इन्वोक इन द बोथ इंस्टेंट मेंशन अबोव और नॉट, तो पहले वाले में तो कोई जरूरत ही नहीं है गार की, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक आप गलत ही कर रहे हो। तो यहाँ देखो गार कहां लगता है ना, जब आप लॉ के हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहे, बट आप क्या कर रहे हो, लॉ के हिसाब से कुछ गलत नहीं कर रहे बट लॉ को मिसयूज कर रहे हो, वहां पे गार लगता है। तो यहां तो आप गलत ही कर रहे हो, यहां तो आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, सीधा सी बात है। तो देखिए यहां पे अगर आप आंसर में आएंगे तो 11 का जो आंसर है 11 का ए करके, उसमें देखिए पहले वाले में क्या दे रखा है, in the present case, Highway Roads Limited derive income other than income from developing infrastructure facility and disclose such income as income from developing infrastructure facility to avail the benefit of deduction under Section 80IA. This is the case of misrepresentation of fact by showing not eligible income as an income eligible for deduction under Section 80IA. Hence, this is the arrangement for tax evasion and not the tax avoidance. The tax evasion being unlawful and can be dealt with directly by establishing the correct fact. GAR provision need not be invoked in such cases. इसमें GAR लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हाईवे रोड लिमिटेड परचेज the supplies for the development of infrastructure facility from the highway drive limited at a price lesser than the fair price, thus transferring the income of highway ड्राइव लिमिटेड टू द हाईवे रोड्स लिमिटेड एंड एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80IA। इसमें क्या हो रहा है कि आप जो गुड्स परचेस कर रहे हो ना वो कम वैल्यू पे कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था इस केस में क्या होता है कि अगर मान लो आप 80IA वगैरह का डिडक्शन लेते हो, 10AA का डिडक्शन लेते हो, और आप क्या करते हो कोई भी गुड्स वगैरह परचेस कर रहे हो वो आप लो वैल्यू पे परचेस कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना, वहां पे आर्म लेंथ पे लाया जाता है और वहां ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है। तो दूसरे में तो वही वाला है कि यहाँ पे सार लग जाएगा, और सार में ये क्लियरली बोला हुआ है कि यहाँ पे बेटा सार के हिसाब से यहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, मार्केट वैल्यू पे प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां सीबीडीटी ने यह बोला था कि भैया गार और सार है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो यहां पे गार भी लग सकता है। सो ये 4 क्वेश्चन थे जो आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसमें से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, दैट इज द आपका पेनल्टी। पेनल्टी में एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको है ना एक सुपर 30 में क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 17 है, वो आपको करना है। और 17 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A से रिलेटेड। तो जो 270A से रिलेटेड है वो मैंने आपको दे रखा है सुपर 30 में, सुपर 30 से आप कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट करके, ठीक है। अगर वहां से आप नहीं करते तो फिर यहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो ये सब 270A की पेनल्टी से रिलेटेड है, फिर आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस, आप सुपर 30 से करना चाहे सुपर 30 से कर लीजिए, यहां से करना चाहे यहां से कर लीजिए। बट मैंने सुपर 30 का वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, आप वीडियो से भी देख सकते हैं और आप एक बार कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब अपन पेनल्टी के कुछ क्वेश्चंस यहां पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन अपन पेनल्टी से करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 271FA का पेनल्टी है। अब ये पेनल्टी क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्राइवेट बैंक हैज नॉट फाइल्ड इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसने एसएफटी रिपोर्टेबल अकाउंट है वो फाइल नहीं किया इन रिलेशन टू द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट इन रिलेशन टू द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। A notice was issued by the prescribed income tax authority on the 1st October 2023 requiring the bank to furnish the statement by the 31st October 2023. The bank, however, furnished the statement only on the 15th November 2023. What would be the penalty leviable under section 271FA? अब एक बात समझना, 271FA का पेनल्टी क्या बोलता है कि आपको सबसे पहली चीज तो यह कि एसएफटी फाइल करने का ड्यू डेट क्या होता है। तो एसएफटी फाइल करने का ड्यू डेट होता है 31 मई 2023। मींस अगर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर के एंड से उसके बाद में 31 मई 2023 तक आपको जो है वो एसएफटी फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर एसएफटी फाइल नहीं किया तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कितना लगता है पता है, 500 रुपीज पर डे का, 500 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। लेकिन एक बात समझना, अगर आपको नोटिस इशू किया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, और वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो नोटिस इशू किया उसमें एक टाइम दे रखा होगा, उस डेट तक आपको वो एसएफटी फाइल करना है। अगर उस डेट तक आप फाइल नहीं करते हो तो उसके बाद में पर डे का आपका 1000 रुपीज का पेनल्टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज का पेनल्टी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 31 मई 2023 तक फाइल नहीं किया तो इस पर्टिकुलर केस में 1 जून 2023 से लेकर और 31 अक्टूबर 2023 जिस डेट तक आपको टाइम दे रखा था इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कि आप एसएफटी फाइल करिए, उस डेट तक आपको 500 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। और उसके बाद में आपको 1000 रुपीज पर डे का पेनल्टी है वो लग जाएगा 1 नवंबर 2023 से लेके और 15 नवंबर 2023 तक है वो आपका 1000 रुपीज पर डे का पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद आप एक काम करिए, आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको करने से पहले मैं आपको इसके प्रोविजन एक बार बताता हूं तो आपको फटाफट याद आ जाएगा ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता है आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है दैट इज द कैश लोन डिपॉजिट एंड एडवांसेस, टॉपिक नंबर 31 है कॉम्पैक्ट में। अब यहाँ पे एक सेक्शन होती है 269 एसएस करके, और 269 एसएस आई थिंक आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा और ऑफिस में अगर टैक्स ऑडिट किया होगा तो वहां पे भी किया होगा, बट कितना याद है वो मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये सेक्शन क्या बोलती है कि मोड ऑफ टेकिंग एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट और एडवांस, तो एनी पर्सन शुड टेक और एक्सेप्ट any loan या deposit or advance in relation to immovable property only by the account paycheck, demand draft या online transfer through the bank account or any other electronic mode as may be prescribed if the amount of 20,000 rupees or more। तो कोई भी पर्सन है ना, वो कोई भी लोन है, डिपॉजिट है या एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो 20,000 या उससे ज्यादा है तो वो पर्सन सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में क्या क्या आएगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम यूपीआई एंड क्यूआर कोड करके, ठीक है। एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे एक एंटिक चीज ये आती है कि अगर मान लो पहले आपने लोन लिया है या डिपॉजिट लिया है या एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया है और अब आप वापस ले रहे हो, तो जो पहले लिया हुआ है ना वो भी इसमें कंसिडर होता है 20,000 की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे यहां पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, देखो सबसे पहले आपने जैसे यहां पे क्या किया, आपने यहां पे 12,000 रुपीज लिया हुआ है बाय कैश में, उसके बाद में ये वापस एक्सेप्ट कर रहा है 15,000 बाय वे ऑफ द बियरर चेक। तो यहां पे एक बात बताओ, ये बियरर चेक से ले रहा है तो पहले वाले में तो कोई वायलेशन नहीं है, बट दूसरे वाले में वायलेशन हो गया ना। यहां पे आप बोलोगे ओनली 15,000 है, बट बेटा 15,000 और 12,000 दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 27,000 हो गया, तो यहां पे वायलेशन हो गया और यहां पे पेनल्टी लग जाएगी। अब एक बात समझना, इस सेक्शन का अगर वायलेशन होता है तो यहां पे पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271 डी में, और 271 डी में कितना पेनल्टी लगेगा पता है, 100% ऑफ लोन डिपॉजिट एडवांस जो है उसका 100% पेनल्टी लगेगा। और ये पेनल्टी सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर ही लगा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता। सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर है ना, वो ज्वाइंट कमिश्नर ही ये पेनल्टी लगा सकता है, उसके अलावा ये पेनल्टी है वो कोई भी नहीं लगा सकता। अब एक बात समझना, ऐसी की ऐसी इसकी एक रिवर्स सेक्शन हुआ करती है दैट इज द सेक्शन नंबर 269T करके। और 269T क्या बोलती है पता है, कि कोई भी पर्सन रीपे नहीं कर सकता लोन, डिपॉजिट या फिर एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो 20,000 या उससे ज्यादा का है तो कैश में नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका वायलेशन माना जाएगा और इसमें भी आपको 100% पेनल्टी लगेगी। और इस सेक्शन में जो पेनल्टी लगती है वो सेक्शन 271E में पेनल्टी लगती है, 100% आपको पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन एक बात समझना, जो मैंने आपको 269 एसएस करके सेक्शन पढ़ाया ना, ये सेक्शन किस किस पे नहीं लगती। तो ये सेक्शन नहीं लगेगी किस किस पे, अगर लोन, एडवांस, डिपॉजिट इज टेकन फ्रॉम और बाय, फ्रॉम या बाय गवर्नमेंट है, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट कंपनी है, पर्सन हैविंग ओनली एग्रीकल्चर इनकम। अब एक बात समझना, पर्सन हैविंग ओनली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कि यहां पे दोनों की एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, जो पर्सन ले रहा है और दे रहा है उन दोनों की एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। या फिर कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और एनी अदर एज में बी नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी, उन पे ये सेक्शन 269 जो एसएस है वो नहीं लगती है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, 269 जो टी है वो भी नहीं लगती। कहां कहां पे नहीं लगती, तो यहां पे आपको ऑप्शन में दे रखा है, देखिए क्या क्या, कि अगर ये सेक्शन नहीं लगेगी, नॉट एप्लीकेबल इफ लोन और डिपॉजिट और एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी टेकन और एक्सेप्टेड फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट से लेते हो, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट है, उनसे अगर लिया तो उस पर्टिकुलर केस में ये नहीं लगेगा करके, ठीक है। चलिए अब उससे रिलेटेड ही यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आ जाइए सीधा, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। फेयरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, रेजिडेंट नॉन बैंकिंग कंपनी है, एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, ये डिपॉजिट ले रहे हैं, एंड इशू डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड रीपे द सेम आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद द इंटरेस्ट अंडर द डिफरेंट स्कीम रन बाय इट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर नोटेड फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है, मिस्टर ए करके एक बंदा है, इंडिविजुअल, हैज डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज ऑन 1 मई 2019 फॉर 48 मंथ बाय बियरर चेक। तो उसने बियरर चेक से पहले 15,000 है वो डिपॉजिट जमा कराया। मींस आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, इस जो फेयरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। तो इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ये 15,000 का है और ये बियरर चेक से किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 20,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बात समझना, अनदर 15,000 ऑन 30th June 2022 इन कैश टू परचेज अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ 48 मंथ टेन्योर। अब एक बात समझना, एक और उसने एक्सेप्ट किया
और वो कितने का किया 15,000। तो क्या ये 15,000 कैश में है, ये जो दूसरा वाला ये कैश वाला है? आंसर इज यस। ये आपका अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, अगर उससे होता तो इसको कंसिडर नहीं करते, बट बेटा यहां पे ये कैश में लिया है तो ये 15,000। अब एक बात बताओ, यहां तो 20,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ पुराना 15,000 भी तो है, तो टोटल मिला के आपका 20,000 की लिमिट को क्रॉस कर गए और यहां पे पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी लगेगी कौन सी सेक्शन में? 271D में पेनल्टी लगेगी 100%, और 100% पेनल्टी मतलब आपका 30,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है there is no violation of section 269 SS at the time of acceptance of the first deposit of 15,000 by the bearer check on 1/5/2019 1/5/2019 since it is not in excess of the threshold limit of 20,000. However, violation of section 269 SS is attracted at the time of acceptance of the second deposit in cash on 30th June 2022 since on the date there is a already outstanding deposit of 15,000 and another cash deposit 15,000 would take as an aggregate of 30,000 which exceed the threshold limit of 20,000. Therefore, penalty under section 271D of the sum equal to amount of deposit taken from Mr. A is attracted for failure to comply with the provision of section 269 SS. यहाँ पे 100% पेनल्टी लग जाएगा। दूसरा क्या है देखिए, Mr. A has applied for premature withdrawal against both the certificate and company has paid the 16,500 by bearer check against the principal and interest on 23rd March 2023 and due against his first certificate purchase in 2019 and 15,500 in cash on 25th March 2023 against the second certificate. आपसे पूछा है discuss the violation of income tax provision if any and consequential penalty for each of transaction. Will it make any difference if the certificate were held by Mr. A with his wife Mrs. A jointly while repaying back in cash and bearer check? तो देखिए अब एक बात समझना, यहाँ पे रीपे हो रहा है, तो रीपे के केस में कौन सी सेक्शन थी? 269T करके, और 269T का भी यहां पे वायलेशन हो रहा है। बिकॉज एक बात बताइए, यहां पे 269T का वायलेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि जो पहला आप रीपेमेंट कर रहे हो और पहला रीपेमेंट आप कितने का कर रहे हो? 16,500। तो देखो 16,500 जब रीपेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप देखोगे कि भैया पुराना जो है वो कितना रीपे करना बाकी है। मैं बताऊं 15,500 पे करना बाकी है। तो 16,500 जब आप रीपे कर रहे हो उस टाइम पे देखोगे कि 15,500 है वो पे करना बाकी है करके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इन दोनों की टोटल आपका 20,000 को क्रॉस कर गई और दोनों की टोटल 20,000 को क्रॉस कर गई तो 16,500 का पेनल्टी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब ये 15,500 का सेकंड रीपेमेंट होगा, भले वो कैश में होगा, तो उस टाइम पे कुछ वायलेशन होगा? आंसर इज नो, क्योंकि 15,500 जब आप पे कर रहे हो तब उस डेट पे कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, और जब उस डेट पे कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और 15,500 20,000 से कम है तो यहां पे 15,500 पे कोई भी वायलेशन नहीं होगा, बट 16,500 जब दिया तब आपका वायलेशन माना जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, in this case, there is a violation of provision of section 269T at the time of first repayment by the bearer check on 23rd March 2023, since on that date the aggregate amount of deposit held by Mr. A with the non-banking company together with the interest payable of such deposit is more than 20,000 rupees. Therefore, penalty under section 271E equal to the amount of deposit so repaid will be attracted for failure to comply with the provision of section 269T करके. However, the second repayment of 15,500 on 25th March 2023 in cash cannot be considered as violation of section 269T since neither the amount of deposit with interest thereon nor the aggregate amount of deposit held by Mr. A on that day together with the interest exceed the threshold limit of 20,000. The provision of section 269T will be attracted at the time of first repayment of the bearer check even if the certificate is being held by Mr. A in the joint name with the wife. अगर joint name पे होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 करके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। Mr. Ram Kumar is an agriculturist, has made the agreement to sell his 10 acres of agricultural land situated in the remote village at a price of 1 lakh per acre to Mr. Bhaskar, a builder, for constructing a farmhouse. Mr. Ram Kumar has received an advance of 1 lakh rupees by way of a cross check. Later on, the agreement was rescinded as Mr. Bhaskar could not pay the balance amount within the stipulated time as per the agreement. Mr. Ram Kumar returned the advance by cross check only. The assessing officer has proposed to levy a penalty under section 271D on Mr. Ram Kumar
एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर एक्शन। अब एक बात समझना, यहां पे राम कुमार करके जो बंदा है, वो राम कुमार क्या कर रहा है, 1 लाख रुपया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है एडवांस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक बात समझना, ये नहीं कर सकता, लेकिन एक सेक्शन नहीं लगती अगर दोनों एग्रीकल्चरिस्ट होते तो। यहां पे जो पर्सन दे रहा है वो एक बिल्डर है, क्योंकि जो पर्सन दे रहा है ना वो एक बिल्डर है, तो यहां पे बेटा 269 एसएस का वायलेशन माना जाएगा। और 269 एसएस का जब वायलेशन माना जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि भैया यहां पे पेनल्टी लगेगी। देखिए क्या दे रखा है यहां पे, ऑल पीपल पे अटेंशन। सेक्शन 269 एसएस प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांस ऑफ मोर देन 20,000 अदरवाइज बाय वे ऑफ द अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम करके। ठीक है, अब एक बात समझना, दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर बोथ द पेयर एंड रिसिपेंट हैव द एग्रीकल्चर इनकम, नाइदर ऑफ देम हैज और इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स। या तो दोनों की क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है और कोई भी इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं हो रही है, तो ये सेक्शन नहीं लगती। बट यहां पे क्या हुआ कि राम कुमार है वो एक्सेप्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट और वो क्रॉस चेक से कर रहा है, तो क्रॉस चेक से कर रहा है तो यहां पे 269 एसएस लग जाएगा और 271 डी में इसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो कि 1 लाख रुपीज के करीब है करके। ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और चीज समझना, ये पेनल्टी जो है वो सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर ही लगा सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा कोई भी नहीं लगा सकता है। अब एक बात समझना, इसमें रीपे किया क्या उस टाइम भी पेनल्टी लग जाएगी? आंसर इज यस। अगर आप रीपे करते हो रीपे के टाइम पे भी पेनल्टी लगेगी करके। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो इस टॉपिक से था। अब आप एक काम करिए, सीधा आ जाइए मिसलेनियस टॉपिक पे, और मिसलेनियस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर आनंद इज अ इंडियन सिटीजन। ये क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि देखिए जब नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकालते हैं फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो मेंबर ऑफ क्रू है करके, ठीक है, क्रू मेंबर है किसी भी शिप का और वो फॉरेन बाउंड शिप है। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है कि जो इंडिया से बाहर जा रही है, जिसका मेन जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया के बाहर है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बाउंड शिप। तो फॉरेन बाउंड शिप का अगर वो क्रू मेंबर है तो उसके केस में जो नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकालते हैं ना, उसमें एक चीज ध्यान रखना, जो डेट उसने एंटर की है कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जिस दिन उसने शिप को ज्वाइन किया था उस डेट को, जो डेट एंटर की है इनटू द कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, एंड गाइस जिस दिन को वो वापस साइनिंग ऑफ करके आता है, ये दोनों दिन और उसके बीच का जितना भी पीरियड रहेगा ना, वो पीरियड आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। मैंने क्या बोला, जिस डेट को उसने शिप ज्वाइन किया है उस दिन से लेकर और जिस दिन उसने शिप को साइन ऑफ कर दिया, इन दोनों डेज और इन दोनों के बीच के जितने भी डेज है वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। कहां पे माना जाएगा? आउटसाइड इंडिया है वो माना जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है देखिए, मिस्टर बी प्रपोज टू परचेज फॉर हिज बिजनेस अ सर्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर एस इन व्यू ऑफ द secrecy of the products as insist in cash payment for the purchase to which B agree on 23rd March 2023. The purchases are effected through the cash invoice of 3,20,000. 3,20,000 का एक बात समझना, कैश में परचेज किया। आपसे पूछा क्या है, in respect of about transaction there will be any detrimental effect in hands of Mr. B and S under the provision of Income Tax Act 1961 explain briefly। अब एक बात समझना, पहली चीज तो अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट के केस में आपको पता है एक सेक्शन हुआ करती है पीजीबीपी में, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, वो ये बोलती है कि 20,000 से ज्यादा का आप कैश में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। अगर आप कैश में एक्सपेंडिचर करते हो मींस अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम को छोड़ के किसी भी मोड से पेमेंट करते हो तो वो खर्चा आपका 100% डिसअलाउड हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि मिस्टर बी के हाथ में क्या होगा कि आपका ये जो है ये पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, 3,20,000 बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसके हाथ में क्या होगा, तो एक सेक्शन हुआ करती है 269 एसटी करके, और 269 एसटी क्या बोलती है बताए, 269 एसटी ये बोलती है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा 2 लाख रुपए या मोर है, वो इन अ सिंगल डे या सिंगल इवेंट से रिलेटेड करके या सिंगल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता 2 लाख या मोर अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। अगर ऐसा करता है तो इस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर है वो 271 डीए का पेनल्टी लगा सकता है 100%, दैट इज 3,20,000 का पेनल्टी लग जाएगा। तो देखिए जो पेमेंट रिसीव कर रहा है ना उसके हाथ में सेक्शन 269 एसटी का वायलेशन माना जाएगा और वहां पे 271 डीए में बेटा 100% पेनल्टी लग जाएगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन और पूछा है,
Will your answer be different if the cash purchases are affected by the buyer B on the two different date for the different raw material of 1,80,000 and 1,40,000 respectively? अगर ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि 1,80,000 है ना एंड 1,40,000 है, वो डिसअलाउड होगा 40 ए सबसेक्शन 3 में। जो परचेजर है उसके लिए तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन एक बात समझना, जो रिसीवर होगा वहां पे ये लिमिट 2 लाख को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और 2 लाख को सिंगल डे में क्रॉस नहीं कर पा रही, या सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या सिंगल इवेंट से रिलेटेड ये 2 लाख को क्रॉस नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 269 एसटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा और 271 डीए का पेनल्टी है वो अट्रैक्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर केस में। चलिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है एमकेजी एजेंसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर मोहन, his 3 major son. The partnership deed provided that after the death of Mr. Mohan, the business shall be continued by the sons, but subject to the condition that the firm shall pay the 20% of the profit to their mother, that is Mrs. Lakshmi. Mr. Mohan died on March 2022, and in the previous year 22-23, the reconstitution firm has paid 1 lakh rupees equivalent to 20% of the profit to the Lakshmi and claimed the amount as a deduction from its income. Examine the correctness of claim of the firm. अब एक बात समझना, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और एक होता है तुम्हारा डाइवर्जन ऑफ इनकम करके, ठीक है। अब ये डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल क्या होता है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ भी कमाता हूं और मैं कमाने के बाद में मैं किसी को डोनेट कर देता हूं, तो जो कमाया ना वो पहले मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, जो कमाया वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि कमाया वो मेरी इनकम है। उसके बाद में मैंने किसी को डोनेशन दे दिया करके, ठीक है, तो डोनेशन का हो सकता है डिडक्शन वगैरह मिल जाए, बट जो इनकम मैंने कमाई वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी करके। एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय द ओवरराइडिंग टाइटल। डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय द ओवरराइडिंग टाइटल का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा अग्रीमेंट बना हुआ है या ऐसा कोई भी लाइक यू कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है कि इनकम अगर किसी और को देनी ही पड़ेगी बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में जो इनकम है ना वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी जो उस इनकम को रिसीव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एक बात बताओ, इनके बीच में पहले ही ऐसा डीड बन गया है और डीड में ये लिखा हुआ है कि इसमें से 20% का जो इनकम रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो मिसेज लक्ष्मी को जाएगा करके, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपीज है वो लक्ष्मी को जाना चाहिए। अब वो फर्म जो है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या फर्म की इनकम मानी जाएगी, आंसर इज नो, ये फर्म की इनकम नहीं मानी जाएगी, ये इनकम है वो लक्ष्मी की मानी जाएगी और ये लक्ष्मी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए क्या दे रखा है, the issue raised in the problem is based on the concept of diversion of income by overriding title, which is well recognized in the income tax law. In the instance case, the amount of 1 lakh being 20% of profit of the firm paid to Lakshmi get diverted at source by the charge created in her favor as per the terms of the partnership deed. Such income does not reach the assessee firm. ये फर्म का इनकम नहीं माना जाएगा, फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। Rather, such income is then diverted to the other person as such other person has a better title over such income than the title of the assessee. The firm might have received that amount, but it is so received and on behalf of Lakshmi, who possesses the overriding title. Therefore, the amount paid to the Lakshmi should be excluded from the income of the firm, and this view has been confirmed by this case law also. ये केस लॉ में भी ऐसा बोला गया था। चलिए उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 तो मैंने आपको कराया था, रेगुलर बैच आपने अगर लिया होगा तो रेगुलर बैच में ये क्वेश्चन वगैरह आपको सब करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रखा है, मिस्टर राम age 56 year is a karta of the HUF. The HUF consists of himself, his wife and 2 sons, that is C and minor daughter D. The HUF is assessed as income tax and has business income from the year 2011-2012 onwards. The business income of HUF for the year ended 31st March 2023 is 5 lakh rupees compute कर रखा है। Mr. Ram is employed in the private company and his salary income for the same period is 6,10,000 computed. तो राम का जो सैलरी इनकम है वो 6,10,000 है। You are requested to answer the following, treating each of them as independent situation. पहला क्वेश्चन, Mr. C gave a cash gift of 1 lakh rupees to the HUF of Mr. Ram. What would be the total income of the HUF? अब एक बात समझना, C जो है वो HUF का मेंबर है और उसने HUF को गिफ्ट किया, तो HUF का मेंबर से अगर HUF को कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज HUF के लिए HUF के मेंबर रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ पे HUF को गिफ्ट मिला है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे 56/10 है वो नहीं लगेगा और यहाँ पे 56/10 है वो नहीं लगेगा करके, ठीक है। तो यहाँ 56/10 है वो आपका नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दे रखा है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा और यहाँ पे 56/10 है वो नहीं लगेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द HUF हैज वन हाउस प्रॉपर्टी जिसका रेंट आता है 10,000 पर मंथ
and some movable asset. There is a proposal to make the partial partition of HUF by allotting the house property to Mr. C. Is it advisable to do the partial partition? अब एक बात समझना, हमारे इनकम टैक्स लॉ में पार्शियल पार्टीशन को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब पहले जो है ना पार्शियल पार्टीशन रिकॉग्नाइज होता था 31 दिसंबर 1978 से पहले, लेकिन 31 दिसंबर 1978 के बाद में बेटा इस पर्टिकुलर डेट के बाद में देयर इज नो पार्शियल पार्टीशन, यहां पे टोटल पार्टीशन ही होगा। और टोटल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो पार्शियल पार्टीशन भले उन्होंने कर लिया तो भी वो इनकम है वो एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगी, बिकॉज पार्शियल पार्टीशन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द इनकम टैक्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? Minor D earned the income of 70,000 by use of his special skill and talent. How would his income be taxable? अब एक बात समझना, माइनर की इनकम नॉर्मली पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होती है, बट अगर वो स्किल एंड टैलेंट से कमाया या मैनुअल वर्क से कमाया या फिर वो अगर हैंडीकैप्ड माइनर चाइल्ड है तो उसकी इनकम उसके खुद के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, यहां पे पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट, A car owned personally by Mr. Ram was blended with the HUF during the year. It was leased out for a monthly rent of 10,000 from 1st October 2022. हाउ वुड दिस इनकम बी टैक्स? अब एक बात समझना, राम की एक कार थी और उसने क्या किया, एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी और एचयूएफ के साथ प्रॉपर्टी के साथ में उसने मिला दी और उस पे एचयूएफ को रेंट मिल रहा है 10,000 पर मंथ का, और जो कि 1 अक्टूबर से मिल रहा है, तो इसका मतलब टोटल आपका 60,000 हो जाएगा। अब एक बात समझना, ये रेंट किसके हाथ में क्लब होगा? ये मेंबर के हाथ में क्लब होगा, क्योंकि एक सेक्शन 64(2) ये बोलती है कि अगर कोई भी मेंबर है वो अपने एचयूएफ को कोई भी असेट ट्रांसफर करता है तो उससे जो भी इनकम होगी ना वो मेंबर के हाथ में ही क्लब हो जाएगी। तो यहां पे मेंबर के हाथ में ये 60,000 है वो टैक्सेबल होगा, इसका मतलब जो है वो राम के हाथ में ये इनकम बन जाएगी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 करके, नॉट मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बट जो दे रखा है तो अपन एक बार देख लेते हैं करके, ठीक है। अब एक बात समझना, नेपट्यून अ शिप लाइनर यूज्ड इन कैरिंग पैसेंजर एंड कार्गो ओन बाय द थॉमस ऑफ द यूके। The ship carries the passenger and cargo in June 2022 from Singapore to Chennai and vice versa. Collected charges thereof amounting to rupees 200 lakhs. It left Chennai port on 15 June 2022 for its journey to the Korea. No other journey to the India was undertaken by any of the vessel of the company during the year ended 31st March 2023. The non-resident company had authorized its Indian agent to comply with the income tax provision. You are consulted by the company to explain about the procedure as the return of income as to be filed and period within which the assessment thereof will be completed by the assessing officer. अब एक बात समझना, एक सेक्शन हुआ करती है सेक्शन 172 करके। ये 172 क्या होती है? जैसे एक सेक्शन तो होती है आपको पता है 44B, और 44B क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है तो इंडिया में जो भी लोड हो रहा है उसका भाड़ा कहीं भी मिला हो या फिर बाहर लोड हो रहा है लेकिन भाड़ा इंडिया में मिला है, उसकी टोटल का 7.5% है वो इनकम माना जाएगा और उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन एक सेक्शन 172 क्या बोलती है बताए कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया में लोड हो रहा है, गुड्स है पैसेंजर है वो इंडिया में लोड हो रहा है और उसका भाड़ा वर्ल्ड में कहीं भी मिला हो, उसका जो टोटल भाड़ा रहेगा ना उसका 7.5% है वो इनकम माना जाएगा और उस पर 40% की रेट से टैक्स भर के इंडिया से जाना पड़ेगा। मींस इंडिया से तभी जाने दिया जाएगा जब आप इंडिया में टैक्स भर के जाते हो, आप रिटर्न फाइल तभी रिटर्न फाइल करके आपको जाना पड़ेगा। और इंडिया में जब आप रिटर्न फाइल करके जाते हो तभी आपको इंडियन जो क्या बोलते हैं पोर्ट है वहां से आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, इसमें एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि अगर मान लो आप इंडिया में कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट कर देते हो, आप किसी को एजेंट अपॉइंट कर देते हो और आप बोलते हो कि हमारा जो एजेंट है वो रिटर्न फाइल कर देगा इंडिया में, ठीक है, और वो टैक्स भर देगा, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एजेंट को 30 डेज फ्रॉम द डिपार्चर ऑफ द शिप के अंदर 30 डेज के अंदर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, Messrs. Thomas and Thomas of UK shall require to file the return of income in India for the journey of its ship before its leave for onward journey to the Korea. कोरिया जा रहा है उससे पहले पहले इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट however, as per the provision of section 172(3), where the assessing officer is satisfied it is not possible for the master of ship to furnish the return before departure of ship from the port, and it is satisfactory arrangement have been made for filing the return and payment for tax by the authorized agent in India, he may permit filing of return within 30 days from the departure of the ship. So जैसे ही शिप डिपार्चर हो जाती है उसके 30 डेज के अंदर फिर है वो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 172(4)A provides a time limit of 9 months for the completion of assessment in such a cases. The period of 9 months is reckoned from the end of the financial year in which return of the 172(3) is furnished. मतलब जिस ईयर में आपने 172(3) में वो रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 9 मंथ के अंदर आपका जो है वो असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर
आपका 16। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है कि द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर पर्सनली लाइबल टू पे द इनकम टैक्स ड्यू फ्रॉम द कंपनी बट देयर लाइबिलिटी डज नॉट एक्सटेंड टुवर्ड द इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल बाय द कंपनी। अब एक बात समझना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी के ऊपर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आती है या फिर इंटरेस्ट आता है, पेनल्टी आता है, तो नॉर्मली वो कंपनी लाइबल होगी। लेकिन एक चीज समझना, अगर यहां पे डायरेक्टर की वगैरह मान लो कोई गलती है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या डायरेक्टर से भी टैक्स लिया जा सकता है? यानी आंसर इज यस। एक सेक्शन होती है 179, वो ये बोलती है कि डायरेक्टर से भी टैक्स लिया जा सकता है, और डायरेक्टर से टैक्स ही नहीं, उसके साथ साथ में पेनल्टी भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, एनी अदर सम पेबल बाय द कंपनी है वो डायरेक्टर से वसूला जा सकता है। कुल मिला के इनकम टैक्स के लिए तो आपकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं रहेगी करके, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर देता है कि उसका कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस वगैरह नहीं है, अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर देता है कि कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उससे कलेक्ट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टर से कलेक्ट किया जा सकता है। एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, लेकिन एक बात बताऊं, डीटी का पेपर ऐसा है जहां सीए फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 1.5 डेज में रिवाइज होना बड़ा ही मुश्किल होता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, पेनल्टीज है, क्लबिंग है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, टैक्स ट्रीटीज है, ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज लास्ट डे पे टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हुए कि सिर्फ आपको क्वेश्चन करके जाने हैं, तो क्यों ना मैं उसको रिवाइज करा लूं, जिससे कि एग्जाम में आप 10-15 मार्क्स है वो इस पार्ट से इजीली आप स्कोर कर पाए। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला, सीधा क्वेश्चन पे जाने वाला हूं, और क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, थोड़ा फटाफट जाऊंगा। तो मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि मैं कांसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर कांसेप्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले मॉडल टैक्स कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि भैया कोई भी पर्सन है वो अगर 2 कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है, कोई ऐसा पर्सन है जो 2 कंट्री का रेजिडेंट बन गया, तो सर उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा? वहां पे टाई ब्रेकर रूल लगता है। अब एक बात समझना, ये टाई ब्रेकर रूल कहां पे दे रखा है? ये टाई ब्रेकर रूल दे रखा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन है। जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है ओईसीडी एंड यूएन मॉडल, उसका आर्टिकल नंबर 4 है। ये आर्टिकल नंबर 4 है, ये आपकी बात करता है कि जब कोई पर्सन है वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है तो उसको कौन सी कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे। तो कौन सी कंट्री का रेजिडेंट मानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि उसका परमानेंट होम कहां पे है। जहां पे उसका परमानेंट होम रहेगा ना, वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा। और परमानेंट होम का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कंटिन्यूस टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑकेजनली कहीं पे रहता है तो वो परमानेंट होम नहीं माना जाएगा। वहां पे परमानेंट होम का मतलब आपका कंटिन्यू बेसिस पे वहां पे रह रहा है, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट होम। तो जिस कंट्री का वो परमानेंट होम रहेगा, जिस कंट्री में परमानेंट होम रहेगा, वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका परमानेंट होम दोनों जगह है, जिसका परमानेंट होम है वो अवेलेबल टू हिम इन द बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वो दोनों जगह है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो उस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जहां पे उसका पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप आर मोर क्लोजर। जहां पे उसका पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप आर मोर क्लोजर, इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ द वाइटल इंटरेस्ट। जहां उसका सेंटर ऑफ द वाइटल इंटरेस्ट है ना, मींस उसका आपको देखना पड़ेगा फैमिली कहां पे रह रही है, सोशल रिलेशनशिप कहां पे, ऑक्यूपेशन कहां है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, वहां बोला जाता है कि उसका इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे क्लोज है, वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका परमानेंट होम दोनों ही कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे ज्यादा है, वो पता नहीं चल रहा है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का परमानेंट होम है वो कहीं पे नहीं है, परमानेंट होम है वो कहीं पे नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल है वो हैबिचुअली अबोर्ड कहां करता है। जहां पे हैबिचुअली अबोर्ड करता है ना, वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब एक बात समझना, ये पता ही नहीं चल रहा है वो हैबिचुअली अबोर्ड कहां कर रहा है, या फिर वो हैबिचुअली अबोर्ड दोनों ही कंट्री में कर रहा है, तो फिर उसकी नेशनलिटी कहां की है, वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। और एक बात बताऊं, अगर उसकी नेशनलिटी दोनों कंट्री की है या किसी भी कंट्री की नहीं है, तो ये मैटर जो है फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी, आपस में बैठ के और रिजॉल्व करेगी। तो दैट इज कॉल्ड टाई ब्रेकर रूल। आप इसको रट के जाइए, कैसे भी करके जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बैठ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो टाई ब्रेकर रूल कैसे पता करेंगे इंडिविजुअल के लिए? तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल के सबसे पहला टेस्ट होता है परमानेंट होम करके, ठीक है। अगर परमानेंट होम दोनों ही कंट्री में है तो आपको देखना है इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां पे क्लोजर है। अब एक बात समझना, परमानेंट होम दोनों जगह है बट इकोनॉमिक एंड पर्सनल रिलेशनशिप कहां क्लोजर है वो पता नहीं चल रहा है, या परमानेंट होम है वो कहीं पे नहीं है करके, ठीक है। तो आपको देखना है हैबिचुअली अबोर्ड जहां कर रहा है वहां का वो रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर वो हैबिचुअली अबोर्ड कहीं नहीं कर रहा है या दोनों जगह कर रहा है, तो नेशनल कहां का है वहां का रेजिडेंट माना जाएगा। और नेशनल कहां का है वो पता नहीं चल रहा है, या फिर नेशनल दोनों ही कंट्री का है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये मैटर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो दोनों आपस में बैठ के और इसको रिजॉल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर आपका 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि भैया रॉयल्टी का मीनिंग क्या है यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन में और ओईसीडी मॉडल में क्या डिफरेंस है।
रॉयल्टी को यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन में कैसे बताया और ओईसी मॉडल में उसका क्या डिफरेंस है। तो देखो रॉयल्टी की डेफिनेशन दे रखी है और रॉयल्टी की डेफिनेशन यहां पे जो यूएन मॉडल में दे रखी है वो यूएन मॉडल में क्या बोलती है रॉयल्टी की डेफिनेशन देखिए। तो यहां पे इन्होंने बोला कि रॉयल्टी मींस द पेमेंट फॉर एनी काइंड रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ और राइट टू यूज और कॉपीराइट ऑफ लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग सिनेमेटोग्राफ फिल्म और टेप्स यूज फॉर द रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एनी पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन मॉडल प्लान सीक्रेट फॉर्मूला प्रोसेस और for the use of or right to use of industrial commercial or scientific equipment और द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक एक्सपीरियंस। तो एक बात समझना, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दे रखी है रॉयल्टी की। तो ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है, ये तुम्हारे यूएन मॉडल में दे रखी है। अब एक बात समझना, ओईसीडी मॉडल में रॉयल्टी की डेफिनेशन में क्या फर्क है। तो ओईसीडी मॉडल में दो चीजों को इंक्लूड नहीं कर रखा है। ओईसीडी मॉडल में अगर आप जाके देखेंगे तो ओईसीडी मॉडल में दो चीजों को एक्सेप्ट कर रखा है। एक तो ये रेंटल ऑफ द फिल्म टेप्स यूज फॉर द रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं, और दूसरा तुम्हारा इक्विपमेंट का रेंटल है वो रॉयल्टी में नहीं आएगा। तो अगर मैं एक बात बोलूं, यहां पे ये जो डेफिनेशन दे रखी है ना, ये ऊपर जो डेफिनेशन रॉयल्टी की दे रखी है, ये यूएन मॉडल के हिसाब से ओईसीडी मॉडल में दो फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि ओईसीडी मॉडल में ये रेंटल फॉर द फिल्म और टेप्स और यूज फॉर द रेडियो टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये नहीं दे रखा, और दूसरा जो इक्विपमेंटल रेंटल है वो इक्विपमेंटल रेंटल नहीं दे रखा। अब आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें नहीं दे रखी है तो ओईसीडी में ये दोनों कहां पे टैक्सेबल होगा, या तो आर्टिकल नंबर 7 जो पीजीबीपी का इनकम होता है उधर टैक्सेबल होगा, या फिर आर्टिकल नंबर 21 है उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि देखिए, एक्सप्लेन हाउ द इनकम डिराइव्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस इज टैक्सेबल एज पर द यूएन मॉडल कन्वेंशन इन दिस कॉन्टेस्ट, डिस्कस द स्कोप ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक बात समझना, यूएन मॉडल क्या बोलता है। यूएन मॉडल का एक होता है आर्टिकल नंबर 14 करके, और ये बात करता है प्रोफेशनल सर्विस की। लेकिन आप बोलोगे प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या आता है, तो प्रोफेशनल सर्विस में क्या आता है कि कोई भी ऐसी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक लिटरेरी आर्टिस्टिक एजुकेशनल टीचिंग एक्टिविटी एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ द फिजिशियन लॉयर इंजीनियर एथलीट्स डेंटिस्ट और अकाउंटेंट्स, ये जो है ये प्रोफेशनल सर्विस में आती है। अब एक बात समझना, ये आर्टिकल ये बोलता है आर्टिकल नंबर 14 कि नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो इनकम है ना वो सिर्फ रेजिडेंट वाले स्टेट में टैक्सेबल होती है। रेजिडेंट वाले स्टेट में मींस जहां पे रेजिडेंट हो वहीं पे टैक्सेबल होगी, किसी दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इस आर्टिकल में दो केसेस में ऐसा बोला हुआ है कि अगर मान लो आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हो किसी सोर्स कंट्री में, तो आपको सोर्स कंट्री में भी टैक्स लग सकता है। दो केसेस में, कौन कौन से केसेस में, पहला तो यह है कि सोर्स किस कंट्री में आपका फिक्स बेस रेगुलरली अवेलेबल टू हिम, मींस आपका जो है वो उस पर्टिकुलर सोर्स कंट्री में आपका कोई ना कोई फिक्स बेस रेगुलरली अवेलेबल टू हिम है। इसका मतलब आपका कोई वहां पे परमानेंट ऑफिस है, वहां पे आपका परमानेंट कोई ना कोई जगह है, तब उस कंट्री में आपको टैक्स लगेगा। एंड दूसरी चीज, या फिर वहां पे परमानेंट जगह नहीं है लेकिन आप क्या करते हो उस कंट्री में विजिट करते हो और स्टे करते हो 183 डेज या उससे ज्यादा के लिए। तो 12 मंथ के पीरियड में 183 डेज या उससे ज्यादा के लिए उस कंट्री में स्टे करते हो तो सोर्स कंट्री में आपका टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसको अगर एग्जांपल से मैं बताना चाहूं तो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। अब एक बात समझता, मैं टीचर हूं और मैं इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं। अब हुआ क्या बेटा, फॉर एन एग्जांपल मैं गया नेपाल। अब नेपाल में जाके और मैं पढ़ाने लगा और नेपाल में जाके मैं प्रोफेशनल सर्विस देता हूं, तो क्या नेपाल में भी टैक्स लगेगा या नहीं। तो यहां पे यह आर्टिकल क्या बोलता है, आपका टैक्स सिर्फ रेजिडेंट वाली कंट्री में लगेगा, इंडिया में लगेगा। लेकिन नेपाल में टैक्स लग सकता है दो केसेस में। पहली केस तो नेपाल में क्या है, मेरा कोई फिक्स बेस है करके, फिक्स बेस है तब नेपाल में टैक्स लगता है। और यहां फिर दूसरा क्या है, नेपाल में मेरा फिक्स बेस नहीं है, मैं लोगों को घर घर जाके पढ़ाता हूं, लेकिन नेपाल में मेरा जो स्टे है वो 183 डेज या उससे ज्यादा हो गया तो नेपाल में टैक्स लगेगा, अदरवाइज नेपाल में टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नेपाल में दो केसेस में टैक्स लग सकता है। दैट इज द आर्टिकल नंबर 5 तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी में सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। डबल टैक्सेशन का मतलब एक ही इनकम पे अगर दो जगह टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। अब एक बात समझना, डबल टैक्सेशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ये ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है कि एक ही इनकम पे अगर दो कंट्री में टैक्स लग रहा है एक ही पर्सन के हाथ में, दैट इज कॉल्ड ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं मिस्टर बीबी, मैं इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, मुझे नेपाल से इनकम होती है। अब एक बात समझना, नेपाल में भी टैक्स लगेगा ड्यू टू द सोर्स रूल और इंडिया में टैक्स लगेगा ड्यू टू द रेसिडेंस रूल, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। एक ही पर्सन एक ही है लेकिन दो कंट्री में टैक्स लग रहा है सेम ही इनकम पे, दैट इज कॉल्ड योर ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। अब एक बात समझना, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाता है। तो अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो एक तो सेक्शन 90 है, एक सेक्शन 90A है और एक सेक्शन 91 है। ये तीन सेक्शन से क्या होता है, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जाता है। 90 में क्या होता है, 90 और 90A में दोनों कंट्री के बीच में DTAA बनाया जाता है। 91 में क्या होता है कि अगर DTAA नहीं है तो रेजिडेंट पर्सन को हमारी गवर्नमेंट है वो एक रिबेट दे देती है 91 में, तो उससे क्या होता है, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन एक आता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है पता है कि अगर मान लो
इनकम एक ही है बट उस इनकम पे दो अलग अलग पर्सन के हाथ में टैक्स लग रहा है। मीन सेम इनकम पे इनकम एक ही है लेकिन उस पे दो अलग अलग पर्सन के हाथ में दो कंट्री में टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल हुआ क्या, जैसे एक फ्रांस में कंपनी है और फ्रांस की एक कंपनी है, उसने क्या किया, डिविडेंड दिया, और मान लो फ्रांस में वहां पे डीडीटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो वो डिविडेंड पे फ्रांस की कंपनी ने डीडीटी पे किया, तो डीडीटी फ्रांस की कंपनी ने पे किया और वो डिविडेंड है वो वापस मेरे को मिला इंडिया में, तो मेरे हाथ में वापस टैक्सेबल हो गया। तो देखिए यहां पे अमाउंट एक ही है डिविडेंड, बट डिविडेंड पे वो फ्रांस की कंपनी डीडीटी पे भर रही है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और वही वाला डिविडेंड है वो बीबी के हाथ में टैक्सेबल भी हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक ही नेचर एक ही है, इनकम एक ही है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, आप यहां पे मैप बनता है करके, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के थ्रू इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन है उसको अवॉइड किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका आता है, सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 करके, और 7 ये बोलता है कि जब भी कोई डीटी डबल ए वगैरह बनता है तो एक्सप्लेन द मीनिंग, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं। एक तो अगर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है एंड प्रीएम्बल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी, मींस कभी भी आप टैक्स ट्रीटी या डीटी डबल ए को रीड करते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, तो उसमें प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग है। तो मैं बता दूं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सप्लीमेंट टू द ट्रीटी। कोई भी ट्रीटी अगर बन गई और ट्रीटी में कुछ चीजें जोड़नी है, अगर एक बार ट्रीटी साइन हो गई उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें है वो एडेंडम डालना है, तो उसमें प्रोटोकॉल डाला जाता है। एक बात समझना, प्रोटोकॉल की वैल्यू इतनी ही है जितनी ट्रीटी की वैल्यू है, तो आप प्रोटोकॉल को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको प्रोटोकॉल को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा किसी भी ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, प्रोटोकॉल इज लाइक अ सप्लीमेंट टू द ट्रीटी इन मेनी ट्रीटी इन ऑर्डर टू पुट सर्टेन मैटर बियॉन्ड द डाउट देयर इज अ प्रोटोकॉल एनेक्स एट द एंड ऑफ द ट्रीटी व्हिच क्लेरिफाई द borderline issue. A protocol is an integral part of the text treaty and has the same binding force as the main clause therein. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रीटी का जितना बाइंडिंग फोर्स है उतना का उतना प्रोटोकॉल का बाइंडिंग फोर्स भी रहेगा। इन सिंपल वर्ड में बता दूं आपको कि कुल मिला के अपन जैसे लॉ में पढ़ते हैं, एक सेक्शन होती है उसके रिलेटेड अगर मान लो कोई नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन बाइंडिंग होता है, सेम वैसा का वैसा है प्रोटोकॉल के। भैया एक ट्रीटी बन गई, उसमें कुछ सप्लीमेंट ऐड करना है बाद में, तो वो उसमें प्रोटोकॉल ऐड कर देते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, ट्रीटी जहां चालू होती है ना, जब ट्रीटी बनाई जाती है, दोनों कंट्री के बीच में अग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उसके पहले पैराग्राफ में जो भी लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। एक चीज समझना, प्रीएम्बल जो है ना वो गाइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ट्रीटी को। मींस कोई भी अग्रीमेंट को पढ़ने के लिए प्रीएम्बल इज अ गाइडिंग फैक्टर, ये गाइड करता है किसी भी ट्रीटी को समझने के लिए। जैसे यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि आपका जो इंडिया और मॉरिशस का ट्रीटी था उसके प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ था कि एनकरेजिंग ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मींस इस ट्रीटी का प्रीएम्बल ही था कि एनकरेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको भैया ये गाइड कर रहा है कि आपको इस ट्रीटी के थ्रू क्या करना है कि एनकरेज करना है म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, दैट इज कॉल्ड योर प्रीएम्बल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, दैट इज द एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ट्रीटी। टेक्स्ट ट्रीटी को एक्सप्लेन करते टाइम आप ये जो टर्म्स है इसका मीनिंग बताइए। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो। अब एक बात समझना, इसका मतलब क्या होता है कि भैया ट्रीटी को आप उस टाइम, जिस टाइम पे वो ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे उसका मीनिंग क्या था, उस मीनिंग के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। मींस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो का मतलब होता है कि ट्रीटी जब साइन हुई थी करके, ठीक है, उसको इंटरप्रेट, उस वर्ड का मीनिंग जिस टाइम पे साइन हुई थी उस टाइम पे क्या था, जिस टाइम पे वो साइन हुई थी ट्रीटी, जिस टाइम पे वो ट्रीटी बनी थी, जिस टाइम पे वो अग्रीमेंट बना था। जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया मॉरिशस का अग्रीमेंट 78 में बना था, तो 78 में उस मीनिंग का वर्ड क्या था वो वाला वर्ड लेके और आपको उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ट्रीटी टर्म्स are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time of the treaty was concluded. concluded का मतलब होता है साइन। आज हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग कुछ अलग हो गया हो, लेकिन जिस टाइम पे साइन हुई थी उस टाइम पे उसका मीनिंग क्या था वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए जो भी ये ट्रीटी बनती है ना, ये डीटी डबल ए बनते हैं ना, उसको आप इंटरप्रेट ऐसे करोगे जिससे कोई ना कोई पर्पज रिजॉल्व होता हो। मींस आपको पर्पस रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं यार इसका पर्पस ही भूल जाओ, नहीं, आपको पर्पस है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको आपको ऐसा इंटरप्रेट करना है जिससे कि पर्पस रिजॉल्व हो जाए। जैसा अपन इंडिया मॉरिशस की बात कर रहे थे, तो इंडिया मॉरिशस की जो ट्रीटी है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, म्यूचुअली मिलके और ट्रेड को सपोर्ट करेंगे, तो वो पर्पस पे आपको पहुंचना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच द ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड सो एज टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसिव अप्रोच भी इसको बोला जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में बोला था कि इंडिया मॉरिशस है, उसमें मान द प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी आर नॉट द सेम एज दोज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन। अब आप लॉ को इंटरप्रेट करते हो, वैसे ट्रीटी को इंटरप्रेट नहीं करोगे। लॉ में तो क्या होता है भैया, इफ का मतलब अलग होता है, यहां पे अगर मान लो कॉमा मात्रा ऐसा नहीं देखना है यहां पे करके। द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी इंक्लूडिंग वन ऑफ द डबल टैक्सेशन रिलीफ इज दैट ट्रीटी आर एंटर्ड
into at the political level and have several consideration at their basis. अब यहां पे जैसे इंडिया मॉरिशस की बात कर रहे हैं, एनकरेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रीएम्बल में लिखा था। तो उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटी को क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। सो ये 3 क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में बैठ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है पता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है कि जहां पे प्रॉफिट कमा रही है ना वहां पे प्रॉफिट शो नहीं करती है, वो प्रॉफिट किसी ऐसी कंट्री में शो करती है जहां पे टैक्स बहुत ही कम रेट से लगता है या टैक्स लगता ही नहीं, जिसको अपन टैक्स हेवन कंट्री बोल सकते हैं। तो वो क्या करती है कि बेस को इरोड करती है। बेस इरोजन का मतलब होता है वो बेस को इरोड करती है, जहां से बेसिक एक्टिविटी हो रही है, जहां पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है वहां पे नहीं बता रही, वो प्रॉफिट को क्या करती है, शिफ्ट कर देती है किसी भी कंट्री में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड डिस्क्राइब ब्रीफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे? तो देखिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग refers to the tax planning strategy that exploit gaps and mismatches in the tax rules to make profit disappear for the tax purpose and to shift profit to the location where there is a little or no real activity but the taxes are low or resulting in the little or no overall corporate tax being paid। तो इसका मतलब होता है बेस। अब एक बात समझना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है उसकी वजह से, बैप्स की वजह से सर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट रहेंगे? तो सबसे पहली चीज तो है गवर्नमेंट हैव टू कोप अप विद द लेस रेवेन्यू एंड हायर कॉस्ट ऑफ एंश्योर कंप्लायंस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा और गवर्नमेंट की कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट ये है। दूसरा ये है कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है, जो छोटी छोटी कंट्री होती है, उनको क्या होता है कि सिग्निफिकेंट अंडर फंडिंग टू द पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट कुड हेल्प द फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, उनको क्या होगा, जब पैसा नहीं मिलेगा, उनको टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसके बाद में बेप्स अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम एज रिपोर्टिंग ऑफ द लो कॉर्पोरेट टैक्सेस एज कंसिडर्ड टू बी द अनफेयर। अब बेप्स की वजह से क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, वो मल्टीनेशनल कंपनियां तो क्या करेगी पता है कि कम टैक्स भर रही होगी। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो तो कम टैक्स भर रही होगी और उसके साथ साथ में बेचारे जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर रहेंगे वो बेटा ज्यादा टैक्स भर रहे होंगे और इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उन पे पूरा बर्डन आ जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी तो क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, अलग अलग कंट्री में अपने सेटअप ऐसे करेगी जिससे कि ओवरऑल टैक्स कम आएगा, बट जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर रहेगा उसके ऊपर क्या होगा, बर्डन है वो बर्डन ज्यादा आ जाएगा। एंड लास्ट पार्ट ये बोलता है कि भैया जो एंटरप्राइज जो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ काम करती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में काम करती है वो डीमोटिवेट होगी क्योंकि उनकी टैक्स की कॉस्ट ज्यादा आएगी और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पूरे वर्ल्ड में काम करती है, उनकी टैक्स की कॉस्ट है वो बहुत ही कम आएगी क्योंकि वो क्या करेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे और वो बैप्स करेंगे, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग करेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इस पार्ट को बैप्स का मतलब क्या होता है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन। चलिए अब एक बात समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बट 7 के से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि सर What is the meant by the thin capitalization? आप thin capitalization किसको बोलेंगे? Why it is considered as the anti-avoidance measure? And which action plan of the BEPS address the thin capitalization? Explain the provision of incorporated in the Income Tax Act 1961 to address the thin capitalization. एक बात समझना, thin capitalization का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कैपिटल को thin कर देना। और कैपिटल को thin कैसे करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती है पता है कि आपको पता है ज्यादा से ज्यादा वो कैपिटल को कम करके और लोन पे जाती है और लोन पे जाएगी तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट देंगे तो पता है इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। अगर आप डिविडेंड देते हो, डिविडेंड डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर नहीं है बट इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारी एमएनसीज क्या करती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती थी पता है कि एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी में इक्विटी से इन्वेस्ट नहीं कराते थे, वो हमेशा डेट देते थे और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इतना हो जाता था ना, और जिससे क्या होता था, इंडिया में इनकम है वो बहुत ही कम हो जाती थी, इंडिया में जो प्रॉफिट है वो डिसअपियर हो जाता था। तो इसको काउंटर करने के लिए बैप्स का एक्शन प्लान नंबर 4 है और ये बैप्स का एक्शन प्लान नंबर 4 है ना, वो ये बोलता है थीन कैपिटलाइजेशन, और वो ये बोलता है कि आप एक काम करिए ना कि कभी भी इंटरेस्ट को एक लिमिटेड अमाउंट में ही अलाउ करिए और लिमिटेड अमाउंट में ही अलाउ करिए। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आपको पता है एक सेक्शन होती है अपनी 94B करके, और 94B में ये बोला हुआ है, आपको याद रहेगा वो EBITDA का 30% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, याद आया करके, ठीक है। ऑडिट में भी, टैक्स ऑडिट में भी ये वाला पॉइंट आता है करके, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे जो ये यही दे रखा है, जो मैंने आपको अभी बताया ना वही दे रखा है, तो वो आपको याद रखना है। तो थीन कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप कैपिटल को कम कर रहे हो, लोन को बढ़ा रहे हो, और लोन को इसलिए बढ़ा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट इज अलाउबल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा लोग करते थे, तो इसको काटने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक्शन प्लान नंबर आपका 4 लाया। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 और है, 7 और देख लेते हैं अपन। बट देखो 7 में आपको थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आएगा ये क्या है, बट देखो जितना समझ में आया समझ लेना। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड मिसमैच एंड ब्रांच मिसमैच।
Briefly mention the reason why hybrid mismatch arrangement arise and which action plan of BEPS gives the recommendation in this regard. अब एक बात समझना, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है पता है तुमको? देखिए पहले इसमें लिखा हुआ क्या है वो सब पढ़ते हैं. A hybrid mismatch is the arrangement that exploits a difference in the tax treatment of an entity or an instrument under the laws of the two or more tax jurisdiction to achieve the double non-taxation. मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड मिसमैच तब होता है जब दो कंट्री में लॉ का ऐसे बेनिफिट लिया जाता है जब दोनों ही जगह टैक्स नहीं लगता. मतलब डबल नॉन टैक्सेशन का मतलब हुआ कहीं पे भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे किया जाता है. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं करके, ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक कंट्री बोलती है डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट है, और दूसरी कंट्री जो बोलती है वो बोलती है कि भाई डिविडेंड एग्जेम्प्ट है. एक कंट्री ये बोलती है. अब एक बात समझना, एक कंट्री में जो बोल रही है ना कंट्री का डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, वहां पे कुछ डिविडेंड मिला, उस कंट्री का कोई रेजिडेंट पर्सन है उसको डिविडेंड मिला तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन दूसरी कंट्री में उसी डिविडेंड को इंटरेस्ट बोला जाता है. दूसरी कंट्री में उसी डिविडेंड को इंटरेस्ट बोला जाता है. तो दूसरी कंट्री में जो एंटिटी रहेगी वो एंटिटी क्या करेगी? इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेगी. इंटरेस्ट इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर. तो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लेगी. तो एक बात बताओ, एक कंट्री में उसी जो पेमेंट है ना, पेमेंट एक ही है. एक कंट्री जो है उसका टैक्स लॉ बोलता है ये इंटरेस्ट है, और दूसरी कंट्री का टैक्स लॉ बोलता है ये डिविडेंड है. तो एक कंट्री का जो टैक्स लॉ डिविडेंड बोल रहा है उस कंट्री में उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, और जिस कंट्री का टैक्स लॉ उसको इंटरेस्ट बोल रहा है वो इंटरेस्ट अलाउएबल एक्सपेंडिचर है. अब एक बात बताइए, उधर एक कंट्री में इंटरेस्ट अलाउ हो रहा है और दूसरी कंट्री में कॉरस्पॉन्डिंग वो टैक्सेबल भी नहीं हो रहा है. तो यहां पे देखिए ना, यहां डबल नॉन टैक्सेशन हो गया ना. इधर टैक्सेबल नहीं हुआ और उधर खर्चा भी अलाउ हो गया. तो ऐसा होता है, इसी को बोला जाता है हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट. तो ये हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट जो होता है ना, इसी को इन्होंने काउंटर करने के लिए बोला था. बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 2 होता है, और वो ये बोलता है कि भैया आप एक काम करिए कि आप अपने डोमेस्टिक लॉ को चेंज करिए, और डोमेस्टिक लॉ को चेंज करके और आप ऐसे बनाइए जिससे कि लोग ये हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट नहीं करे करके, ठीक है. अब हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? या तो क्रिएशन ऑफ द टू डिडक्शन फॉर द सिंगल बोरोअर. आपने एक ही लोन लिया है, लोन आपने एक लिया और उसका इंटरेस्ट दो कंट्री में उसका डिडक्शन ले रहे हो, ऐसा हो सकता है करके, ठीक है. दूसरा, जनरेशन ऑफ डिडक्शन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन. यही मैंने आपको एग्जांपल में बताया था. मिसयूज ऑफ द फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन रेजिम्स. एग्जेम्पशन रेजिम्स मतलब जहां पे आपका टैक्स हॉलीडेज, या अपन बोल सकते हैं ऐसी टैक्स वाली कंट्रीज है जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स हेवन कंट्रीज, वहां पे जाके और आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, वहां पे इसकी वजह से आप टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो वो हाइब्रिड मिसमैच में आ जाएगा. तो आपको एक बात बताओ, इसमें जितना याद रहे उतना आप रख देना. अब एक बात समझना, यहाँ पे ब्रांच मिसमैच का मतलब क्या होता है कि एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मैं बता दूं, इंडिया में क्या हुआ, एक हेड ऑफिस है, और मान लो इंडिया का हेड ऑफिस है, उसकी एक ब्रांच जो है वो फॉर एन एग्जाम्पल श्रीलंका में है. अब ब्रांच अपना पीएनडल श्रीलंका में बनाएगी, और ब्रांच है वो श्रीलंका में जो है वो टैक्स पे करेगी, एज वेल एज ब्रांच की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लगेगा. अब एक बात समझना, हो सकता है ना श्रीलंका में ब्रांच की इनकम कैलकुलेट करने का टैक्स लॉ अलग है, रूल्स अलग है, मींस कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे वो अलग है, और इंडिया में उसी ब्रांच को इनकम को इंक्लूड करने के लिए लॉ है वो अलग है. बिकॉज इंडियन टैक्स लॉ है वो अलग है, श्रीलंका का टैक्स लॉ अलग है. तो श्रीलंका में जो ब्रांच ने अपनी इनकम बताई होगी वो इनकम अलग बताई होगी, और वही ब्रांच की इनकम जब इंडिया में बता रहे हैं तो वो अलग बताई होगी. तो दैट इज कॉल्ड योर ब्रांच मिसमैच. तो ब्रांच मिसमैच का मतलब यही होता है कि क्या होता है कि हेड ऑफिस जिस कंट्री में है वहां का टैक्स लॉ कुछ अलग बोलता है, और ब्रांच जिस कंट्री में है वहां का टैक्स लॉ कुछ अलग बोलता है, और उस वजह से ब्रांच की इनकम है उसमें मिसमैच आता है. दैट इज कॉल्ड ब्रांच मिसमैच करके, ठीक है. सो ये मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स थे. अब मैं एक बात बताऊं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इसमें से कोई आपको 15-20 मार्क का आ ही जाएगा करके, ठीक है, बट आ सकता है एग्जाम में कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. बहुत सारे तो लोग क्या करते हैं, फिर वो वाले क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं. बट मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा टाइम लगा के और आपके साथ में कुछ क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूं. इस बार मैंने आपके लिए, जैसा आपको पता है, आई स्टार्टेड विद द रिवीजन लेक्चर. मैंने आपको रिवीजन लेक्चर दिए, उसके बाद में रिवीजन लेक्चर जैसे ही कंप्लीट हो गए उसके बाद में मैंने आपको क्या बोलते हैं सुपर 30 दिया. सुपर 30 जो क्वेश्चंस थे वो बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप करके जाइएगा उसको, और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स कवर हुए थे. तो सुपर 30 क्वेश्चंस है वो मैंने आपको दिए. उसके साथ साथ में अभी मैंने आपको ये क्वेश्चंस और दिए. सो गाइस, अब मेरा तो रोल पूरा हो जाता है, अब आपका रोल है कि आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे. तो मैं तो यही चाहता हूं कि देखो यार, आपने मेहनत जो करनी थी वो आपने कर ली, मैंने जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली. अब देखो ऊपर वाले के हाथ में है और थोड़ा बहुत आपके हाथ में है करके, ठीक है. तो आप जब एग्जाम देने जाओ अच्छे से लिखना, वो 3 घंटे आपकी लाइफ के बेस्ट होने चाहिए करके, ठीक है. और डोंट वरी यार, ज्यादा टेंशन मत लेना कि कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा है करके, ठीक है. मैं बताऊं, अगर आप शांति से सोचोगे ना, हर चीज याद आ जाती है. आपको भी पता है कि जब आप एकदम आराम से बैठे होते हो तो आपके पुरानी कितनी 5-5, 10-10 साल पुरानी चीजें आपको सब याद आने चल लग जाती है करके, ठीक है.
किस किस के मैसेज याद आ जाते हैं आपको पता ही है। तो मैं बता दूं अभी आपको क्या करना है, तो ऐसे ही आराम से सोचना है, सब चीजें आपको याद आ जाएगी। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।